सबसे ज्यादा हैक जो होते हैं वो आपके लॉगिन एंड पासवर्ड होते हैं। हम बहुत सारी वेबसाइट्स के पर होते हैं तो हम एक ही पासवर्ड हर जगह चला देते हैं। ये जोक नहीं है कि आप किसी भी कंपनी से आए, दे जस्ट हैक योर स्टफ एंड देन यू आर डन। हर जगह सीसीटीवी कैमराज लगे होते हैं जी ना, हाँ। तो उसके ऊपर हमें बड़ा एतमाद होता है कि यार ये तो हम ही देख सकते हैं बस। क्या ऐसा है? हर राउटर के डिफॉल्ट एडमिन और पासवर्ड होता है, और जो बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, एक चीज है जिसको हम कहते हैं एथिकल हैकिंग, वो क्या चीज है? डोंट ऑलवेज जस्ट ब्लाइंडली से आई एक्सेप्ट ऑलवेज। लेकिन ये बात दबा तो ये ऑप्शन आता ही नहीं। मेरा मोबाइल यहाँ पे पड़ा हुआ है और मैं कोई गुफ्तगू करता हूँ किसी प्रोडक्ट के मुतालिक और मैं फोन उठाता हूँ और मेरे पास ऐड आ जाता है। इतना फियर नहीं होना चाहिए यार। अच्छा, फायरवॉल क्या है बेसिकली? VPN ब्लॉक इज नॉट इजी, इट्स नॉट अ जोक। साइबर सिक्योरिटी में रूल है, हु इज द मोस्ट डेंजरस फॉर यू? योर एम्प्लॉय। तो CCN है, फिर CCNP है, फिर CCI है। तो साइबर सिक्योरिटी में इस वक्त टॉप लेवल सर्टिफिकेशन साइबर सिक्योरिटी के 3 कॉन्सेप्ट हैं। CIA, नॉट दैट CIA, बट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू असद एजाज पॉडकास्ट। और आज की एपिसोड में मेरे मेहमान हैं प्रोफेसर इमरान शेख साहब, जो कि अमेरिका से आए हुए हैं, कुछ दिन के लिए पाकिस्तान के अंदर हैं, विज़िट के ऊपर हैं और फिर इंशाल्लाह वापस जाके अपनी ज़िम्मेदारियां संभालेंगे। इमरान शेख साहब का ताल्लुक़ साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और टीचिंग से रिलेटेड भी है और अमेरिका के एक इदारे के अंदर काम भी कर रहे हैं एक अरसे से सिस्टम्स इंजीनियर्स के तौर पे। और इसके अलावा टीचिंग के हवाले से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी, जिसमें वाशिंगटन यूनिवर्सिटी और दीगर शामिल हैं, वहाँ पे टीचिंग के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। इमरान शेख साहब के आज हम लाइफ को भी एक्सप्लोर करेंगे और जो जो चीज़ें रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स हैं, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी, चाहे वो क्लाउड कंप्यूटिंग, उसको भी इस पॉडकास्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हमारे पॉडकास्ट का फॉर्मेट ये होता है कि शुरू के अंदर तो हम एक अपने तौर पे जो हमें इंट्रोडक्शन पता होता है हम वो रख देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो मेहमान हैं वो उसमें एक तो गलतियां ठीक कर दें जो हमने इंट्रोडक्शन दिया होता है, और जो आपका लाइफ जर्नी होता है जहां तक आपने अभी पहुंचे हैं उसका एक क्विक रिकैप जो कि बहुत ही मुख्तसर से वक्त के अंदर हो, ताकि ऑडियंस को ये पता लग जाए कि जो सारी बात अभी आगे होने जा रही है किस लेवल की पर्सनैलिटी वो बात कर रही है। प्लीज़। जी, आपने इंट्रोडक्शन बिल्कुल ठीक कराया है। और मैं जो हूँ वो करंटली जॉन्स हॉपकिंस की IT टीम में हूँ। बहुत सारे IT प्रोजेक्ट मैनेज कर रहा हूँ मैं एज ए लीड फॉर VPN एक्चुअली, जो आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है पाकिस्तान में। जी जी। और VPN की टेक्नोलॉजी किस तरह काम करती है इन एंड आउट, मुझे अंदाज़ा है। हमारे पास रोज़ाना तकरीबन 10,000 एम्प्लॉय रोज़ाना लॉगिन होते हैं VPN पर। अच्छा। क्योंकि ये सारा ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कोविड के बाद, वर्क फ्रॉम होम। बिल्कुल। जब वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट है तो इसका मतलब ये है कि यू नीड टू रीच टू योर लोकल रिसोर्सेज जो आपकी एंटरप्राइज लेवल पर हैं। वो घर से आप सिर्फ VPN के थ्रू करते हैं, और मकसद इसका ये है कि कोई इंटरफेरेंस ना हो, कोई चीज़ हैक ना हो, क्योंकि आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो सारी की सारी इनक्रिप्टेड होती है। सही सही। और वो एक इनक्रिप्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पे हज़ारों किताबें लिखी जा चुकी हैं और कई तरह की इनक्रिप्शन है। लेकिन इससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, फिर हम टेक्निकल बात करेंगे इंशाल्लाह। तो मैंने भी, आप जैसे मेरे स्टूडेंट अगर यहाँ हैं और बच्चे सुन रहे हैं, तो आई वॉज ऑल्सो स्टूडेंट लाइक यू। NID जाता था मैंने बैचलर जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया NID से, और उसके बाद मास्टर्स के लिए अमेरिका गया मैं। वहाँ मैंने मिशिगन से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। मेरी पहली जॉब IBM थी, जो कि आजकल एक ज़माने में बड़ा नाम था, लेकिन अब एक बड़ा नाम नहीं रहा हो। और जो छोटी छोटी कंपनियां थी उस ज़माने की, वो IBM से कई गुना आगे बढ़ गई, क्योंकि IBM ने कुछ चीज़ों को फॉलो नहीं किया जो उस ज़माने के ट्रेंड थे। और उसमें भी फिर एक लेसन है जो मैं इंशाल्लाह आगे बताऊँगा। बिल्कुल। उसके बाद मैंने मुख्तलिफ जगहों पे जॉब्स की, इंटरनेशनल कंपनीज़ में। सिस्को सिस्टम एक बहुत बड़ी कंपनी है जो आजकल भी, उस ज़माने में कंपनी थी बहुत बड़ी, लेकिन अब नज़र नहीं आती, क्योंकि वो जब इंटरनेट शुरू में आया था तो दुनिया का सारा ट्रैफिक उन्हीं के स्विचेस एंड राउटर से गुजरता था। उनके साथ मैंने काम किया। फिर मैंने यूरोपियन कंपनी डॉइचे टेलीकॉम के साथ काम किया, और करंटली आई एम वर्किंग फॉर जॉन्स हॉपकिंस। जैसे मैंने बताया, जॉन्स हॉपकिंस is a big university, one of the top 6 university in US and one of the top hospital in US. Johns Hopkins University and hospital, and they both have a single IT team, and we manage those IT resources. PKI, which is certification based authentication, और
VPN, ये मेरे अंडर में है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो आपकी यहाँ से पाकिस्तान से क्या आपकी एजुकेशन रही बिफोर गोइंग टू द मास्टर्स? मतलब आपने NED से तो किया, लेकिन बिल्कुल अर्ली लाइफ के अंदर आपकी कहाँ से अपब्रिंगिंग है? क्योंकि ये स्टोरी लोगों के लिए ना बड़ा रिलेटेबल होती है हाँ कि अच्छा जी हम भी ये सब चीज़ अचीव कर सकते हैं। हाँ, तो मेरा बहुत हम्बल घराने से था ताल्लुक़। जैसे मैं नाज़िमाबाद में था, नाज़िमाबाद नंबर 5 में, अब्बासी शहीद का इलाका जो है। जी 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 जी। और वहाँ हम लोग उस ज़माने में, आज उसको कहते हैं पीले स्कूल, मेरी भी पीले, लेकिन वो इत्तेफाक से वो पीला स्कूल इंग्लिश मीडियम था, जिसको पाक कैम्ब्रिज और कराची कैम्ब्रिज कहते थे। अच्छा जो इंक्वायरी ऑफिस पे था सर सैयद कॉलेज के पीछे। अच्छा। अब वो ख़त्म हो गया, तो मैंने कराची कैम्ब्रिज से किया मैट्रिक, और उसके बाद इंटर जो है दिल्ली कॉलेज, मशहूर ज़माना उस जी, जी, ज़माने जी, में, जी। आजकल भी जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। उसके बाद फिर NED यूनिवर्सिटी सही में। सही सही। तो ये फील्ड आपने समझे कि जाहिर सी बात है इस वक्त तो बड़ी डिस्कशन में है VPN, साइबर सिक्योरिटी वाला, लेकिन जाहिर सी बात है आपने एक बहुत अरसे पहले शुरू किया, तो उस वक्त आपको ये नहीं लगा जो कन्वेंशनल जो फील्ड्स हैं उसको छोड़ के आप इन फील्ड्स में क्यों गए? क्योंकि ये बहुत फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है। एक है कि हाँ जी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और सिस्टम्स और इस तरह की चीज़ें। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया था, जी जी। लेकिन उस ज़माने में ये सेंस हो गया था कि नेक्स्ट वेव जो है वो कंप्यूटर्स की है। इवन आज भी, और उस ज़माने में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो बात होती थी वो आप डिज़ाइनिंग और पावर लाइंस और इस तरह की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इस सेंस दिया हमको, मेरे तमाम दोस्तों को, कि ये फील्ड जो है इवॉल्व होगी, अब सिर्फ सारी चीज़ें जो है वो कंप्यूटर रिलेटेड होंगी। तो इंस्टेड ऑफ परसुइंग continuing in electrical engineering, I thought we should change our line, and then we picked up computer engineering. अच्छा, साइबर सिक्योरिटी क्योंकि आपकी स्पेशलाइजेशन है और एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है कम से कम मुझे तो, कि भाई हम क्योंकि हर वक्त एक्सपोज्ड हैं सोशल मीडिया से, इंटरनेट से और सारी चीज़ों से, तो उसमें साइबर सिक्योरिटी के बहुत हज़ारों तरह के जैसे कहते हैं चैलेंजेस हैं हमारी डेटा के ऊपर, हमारी जैसे कहते हैं सर्वेलेंस हो सकती है, हमें ट्रैक किया जा सकता है बहुत सारे इसके अंदर, और बहुत सारी मिथ्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं। तो साइबर सिक्योरिटी इस वक्त कितनी अहम चीज़ है किसी आम यूज़र के लिए? मैं भी बैंक्स की बात नहीं कर रहा, मैं भी बड़े बड़े नेटवर्क्स की बात नहीं कर रहा, एक आम यूज़र है, वो इंटरनेट पे ब्राउज़ करता है, इंटरनेट पे स्क्रॉल करता है, उसको साइबर सिक्योरिटी उसके लिए कितनी अहम है? देखें, चाहे वो छोटा यूज़र हो चाहे बड़ा यूज़र हो, ठीक है ना, when he use computer he has to log in some website, he has to use his credential. ये पहला ही मसला इन credential का है। सबसे ज़्यादा हैक जो होते हैं वो आपके लॉगिन एंड पासवर्ड होते हैं। तो चाहे वो एक मामूली सा कोई वर्कर हो या कोई वेल एजुकेटेड पर्सन हो, he has to log into his website, he has to log into some account, either is a bank account, either is his email. तो फर्स्ट स्टेप में ही तो पहला चैलेंज ये है कि हाउ डू यू सेव क्रेडेंशियल। और उसमें हालांकि बहुत मामूली सी बात लगती है कि यार पासवर्ड, लेकिन पासवर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। आप सिर्फ पासवर्ड के लिए ही सॉफ्टवेयर हैं जिसका, क्योंकि आप 25 डिफरेंट साइट्स पे जाते हैं, 25 डिफरेंट बिजनेसेस पे आप काम करते हैं। पासवर्ड मैनेजमेंट इज़ बिकम अ बिग चैलेंज नाउ। हर एक की, हर साइट्स की, हर बिजनेस की पासवर्ड रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट है। तो उस सिर्फ तो आपने देखा ना कि जैसा ही आपने वो चीज़ एंटर की, आप कंप्यूटर वर्ल्ड में दाखिल हुए, पहले ही आपका इंटरेक्शन पासवर्ड मैनेजमेंट है। बिल्कुल। और हैकिंग वहीं से शुरू होती है। पुराने ज़माने में जो हैक होते थे पासवर्ड इसलिए होते थे कि प्लेन टेक्स्ट में हर चीज़ जाती थी, जब पहले वर्जन आए थे। बाद में उन्होंने इम्प्रूव किया और हर चीज़ सिक्योर टनल पे जाती है, जिसको HTTPS कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से पासवर्ड तो सेव हो गए हैं ड्यूरिंग ट्रांजिट, लेकिन जहाँ स्टोरेज होती है वहाँ से सिस्टम फिर हैक हो जाते हैं। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको कुछ हेल्थी लाइफ स्टाइल है, जो आपको सबको टिप्स पता है, एवरीबॉडी नोज दैट यू हैव टू कीप चेंजिंग योर पासवर्ड, राइट, दैट्स द फर्स्ट थिंग। डू नॉट गो टू द एनी बैड वेबसाइट, ओनली बाय स्टफ विच इज फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड वेबसाइट। ये जोक नहीं है कि आप किसी भी कंपनी से आए, दे जस्ट हैक योर स्टफ एंड देन यू आर डन। क्योंकि बहुत ईजी है अब चीज़ें जो है ना, अगर किसी भी वेबसाइट पे जो सही तरह प्रोटेक्टेड नहीं है, वहाँ से
इंफॉर्मेशन को स्टील करना कोई बड़ी बात नहीं है. देयर आर सो मेनी टूल्स अवेलेबल, यू विल बी अमेज्ड कि हाउ मच इंफॉर्मेशन यू कैन गेट विद दोस टूल्स. लेकिन ये जो एक बिल्कुल ले मैन के अंदर एक होता है कि पासवर्ड्स में मुख्तलिफ टिप्स आती हैं और बताया जाता है कि इस तरह का होना चाहिए, कैरेक्टर कैप्स भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए, कोई अंडरस्कोर वगैरह और ये सारी चीज़ें. ये फर्स्ट डिफेंस है ना आपका. बिल्कुल बिल्कुल. तो आप अगर उस फर्स्ट डिफेंस में ही फेल हो जाएंगे तो अक्सर लोग, और जो बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, जी जी. जो मैं टिप दे रहा हूँ सबको, कि बहुत सारे आपके पास जब डिवाइसेस आती हैं, जैसे आपका घर में राउटर लगा होता है, तो आप लोग क्या करते हैं कि उसकी जो डिफ़ॉल्ट है वो चेंज नहीं करते और वहाँ से चीज़ें हैक होती हैं. हर राउटर का एक डिफ़ॉल्ट एडमिन और पासवर्ड होता है. जी जी. एडमिन और पासवर्ड का नाम ही होता है कि लॉग इन एज एन एडमिन, पासवर्ड एज ए पासवर्ड. बिल्कुल. फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, चेंज दैट पासवर्ड. हैकिंग स्टार्ट उसी जगह से होती है, क्योंकि फर्स्ट थिंग हैकर विल ट्राई, लेट्स सी इसका जो इक्विपमेंट है, जो राउटर है, जो IoT डिवाइस है, कि उन्होंने अपना एडमिन पासवर्ड जो डिफ़ॉल्ट है चेंज किया नहीं किया. हालांकि ये तो हम कहते हैं कि ये तो हमारे सिस्टम का नहीं है ना. हाँ, और ये तो हमारे सिस्टम तक नहीं पहुंच रहा है, तो वहीं तक है और वही एक्सेस कर सकता है जब तक कि वो. Once you get that device, उसका एडमिन पासवर्ड आपका मिल जाए, they change it, you don't even know that your admin password has been changed. और उस पर जो भी लॉगिन होगा वो आप कर. ऐसी बात है, उसके सारे के सारे क्रेडेंशियल वो हैकर अचीव कर लेगा. तो दिस इज द, तो आप जो भी चीज़ यूज़ करें, फर्स्ट चेंज देयर डिफॉल्ट पासवर्ड, डिफॉल्ट सेटिंग आप चेंज करें. और ये बहुत ओवरलुक करते हैं लोग इसको. बिल्कुल दिस इज अ वेरी सिंपल रूल दैट हैकर ट्राई फर्स्ट. क्योंकि ये इतनी, जैसे कहते हैं, सिक्योरिटी रिस्क वाली, एक तो डेटा है, फिर आपका कंटेंट है, मतलब आपकी सारी चीज़ें. लेकिन एक हमारा जो रिसेंट फिनोमेना पाकिस्तान के अंदर भी है कि हर जगह CCTV कैमराज लगे होते हैं ना, चाहे वो रूम्स के अंदर हैं, चाहे वो लॉबी के अंदर हैं, चाहे होटल्स के अंदर हैं, हर जगह लगे होते हैं. तो उसके ऊपर हमें बड़ा एतमाद होता है कि यार ये तो हम ही देख सकते हैं बस. क्या ऐसा है वंस? क्योंकि उसमें दो तरह के ऑप्शन होते हैं. एक ऑप्शन ये होता है कि आपने कार्ड के ऊपर रिकॉर्डिंग करनी है, और एक है फिर क्लाउड के ऊपर जाना. एग्जैक्टली. तो उसमें क्या इतना सेफ होता है ये कि हम बिल्कुल सिक्योर हो जाएं? क्योंकि वो तो बहुत, जिसे कहते हैं, प्राइवेसी को इन्वेड करने वाली चीज़ हो सकती है. नहीं, एक्चुअली ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि जब हमारा डेटा क्लाउड पे जाता है तो क्या होता है. तो ये सारी की चीज़ें ड्राइव करती हैं आपकी SLA से, जो आपने किस क्लाउड प्रोवाइडर के साथ जो है सर्विस लेवल एग्रीमेंट बनाया है. ओके, उस कंपनी ने बेसिकली, उस कंपनी ने जिसके साथ आप देखें, आप जो डील कर रहे हैं वो अपनी टेलीफोन कंपनी से कर रहे हैं जी. वो डेटा भेज रही है क्लाउड में. उनकी जो SLA डिफाइन है वो डिफरेंट है. एक्चुअली जब आप किसी भी कंपनी से बात करते हैं, जब कोई सर्विस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू टेक अ सर्विस फ्रॉम योर सेल फोन, या आप जो है घर में जो है आप इंटरनेट ले रहे हैं जी, बिलीव मी यू आर एक्चुअली साइनिंग एन SLA जो आपको पता नहीं होता. ऐसा सर्विस लेवल एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड द कंपनी विच इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू यू. उसको तो बस हम एक्सेप्ट करते हैं और आगे चले जाते हैं. यू एक्चुअली रियली नीड टू अंडरस्टैंड इट. अगर क्योंकि सारी के सारी टर्म्स उसी में लिखी होती हैं, वो हम क्या करते हैं, बगैर आंखें बंद करे उसको साइन कर देते हैं. कॉमन ट्रेंड है, सिर्फ यहाँ है नहीं है, बल्कि एडवांस दुनिया में भी, अमेरिका में भी, यूरोप में भी यही प्रॉब्लम है. क्योंकि स्पेशली जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो बेचारे विक्टिम है हैकर्स के, वो सीनियर सिटीजन है बेचारे हर तरफ. क्योंकि दे आर नॉट वेरी वेल अफेयर ऑफ द टेक्नोलॉजी. दे हैव हार्ड टाइम अंडरस्टैंडिंग दोस टर्म्स. तो सबसे पहले उसके विक्टिम होते हैं. सही. उसको मैं कंटिन्यू करूंगा. जो पहला फैक्टर ये था कि डिफॉल्ट. दूसरा ये कि एवरी टाइम यू ट्राई टू मेंटेन अ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. ओके. Don't depend just one password. Always try to have a second factor of authentication. सही. Which is called multi-factor MFA जिसे कहते हैं. जी. Mostly an OTP or a second phone call. These are the two steps you have to do. First, अपने आप को सेव करने के लिए कंपनी के जो आगे आपका जो डेटा लॉस होगा उनको जो पेनल्टी देनी है वो तो है, लेकिन अपने आप को तो पहले सेव करें फर्स्ट स्टेप पर. Always use a well rounded good password. जो आपको, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है अनफॉर्चुनेटली कि जब लोग पासवर्ड की बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है तो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड लोग भूल जाते हैं, उसको फिर कहीं और लिखते हैं. वो एक अनदर मिस्टेक है. अक्सर आपने देखा होगा कि आप जो है पासवर्ड याद रखने के लिए कहीं लिख देते हैं. दैट्स वो अगर किसी के पास चलिए तो फिर आप तो गए. तो पहला स्टेप तो ये है कि आप लेकिन ऐसे पासवर्ड लिखें जो आपको सिर्फ आपको पता हो, लेकिन
आप उसे इजीली गेस कर सकें, आप लिखे नहीं। और उसको चेंज कर सकते हैं आप। मैं सिर्फ एक दो एग्जाम्पल दूंगा। जी जी। जैसे कि आपके कोई फ्रेंड है जिसका नाम मोहम्मद है, आप उसका पासवर्ड बेशक यूज करें कैपिटल एम के साथ, ए को आप यूज कर लें @, वो रहेगा नाम मोहम्मद ही, लेकिन थोड़ा सा और आखिर में थोड़े डिजिट नंबर यूज कर लें उसके साथ, है मोहम्मद ही लेकिन उसमें ट्विस्ट है। बिल्कुल। होता क्या है कि हैकर व्हाट दे डू एक्चुअली, दे टेक योर पासवर्ड and they have something called rainbow tables. They have hundreds of password stored and they try to do a match. जहाँ उनको मैच मिलता है कहते हैं दिस इज द पासवर्ड। वो आपका, क्योंकि एक्चुअली अब तमाम की तमाम दुनिया की वेबसाइट पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में नहीं रखती। वो इज समथिंग कॉल्ड, दे मेक अ हैश ऑफ इट एंड दिस एक्चुअली स्टोर दोस हैशेस। व्हेन यू एंटर दिस पासवर्ड ऑन दोस वेबसाइट, इट क्रिएटेड अ हैश and they compare this hash with the store hash. When the hash is matched, is when the password is correct. There's no more password stored plain text anywhere. तो वो क्या करते हैं कि कॉमन वर्ड्स का, जैसे पासवर्ड का है, उसका हैश उनके पास जमा होता है। जब आप पासवर्ड एंटर करते हैं, जाहिर सी बात है जब पासवर्ड आप एंटर करेंगे वो ऑटोमेटिकली इनक्रिप्ट होकर हैश बन जाएगा। वो हैश के टेबल होते हैं, उसको हैश टेबल, वो हैश से मैच करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि ये हैश कंपेयर मैच मिल गया, इसका मतलब इसका रिलेटेड पासवर्ड ये है। तो कॉमन वर्ड के हैश उनके पास स्टोर है, इसीलिए पासवर्ड जो है फॉरन हैक हो जाता है। एक गलती हम यूं भी करते हैं ना कि हम बहुत सारी वेबसाइट्स के पर होते हैं तो हम एक ही पासवर्ड हर जगह चला देते हैं। कोई वेबसाइट है कि जी उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है डेटा को, कि कोई बहुत अच्छी है, तो वो कहीं से भी एक जगह से निकला, आप हर जगह से गए। उसको कहते हैं डोमिनो इफेक्ट, वो बहुत खतरनाक है। बिल्कुल, क्योंकि अमूमन हम याद यही रहेगा, बस एक ही पासवर्ड चला दो। तो इसीलिए मैंने हिंट दिया ना, आप ऐसा पासवर्ड यूज जो आप याद भी कर सके लेकिन उसमें ट्विस्ट हो। अपने कजन का कोई नाम, अपनी ब्रदर का कोई नाम ट्विस्ट के साथ, रुखसाना फॉर एग्जाम्पल, हम जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। जी जी जी। आप आर कैपिटल जहाँ ए आए वहाँ @, या उस पर कोई स्पेशल कैरेक्टर दिला दे, तो आपको याद करने की भी झंझट से बच गए और आपको पता है कि यहाँ मैंने स्पेशल कैरेक्टर यूज किया है। पासवर्ड जब आप सेव करें, पूरा पासवर्ड कभी ना लिखें, my cousin's name with twist. Honestly, this is the tip I've been using for years and this is the tip people give you. जैसे मेरा दोस्त है फर्रुख, so I know कि my friend गुलशन इकबाल friend with twist. पासवर्ड हाँ है भी नहीं और आपको समझ भी आ गया। You know what is the password. हिंट है बेसिकली। Exactly. सही। Even though वो डॉक्यूमेंट आपका, क्योंकि now there is no way you can remember all those things. You have 25 different accounts. You have to make a document with those account and account number. जब पासवर्ड की फील्ड आप लिखते हैं, don't put your password, put your hint. मतलब अपने पास भी अगर हम कह रहे हैं कि हमारे सिस्टम पे हमने सेव किया हुआ है, क्योंकि सिस्टम आपका हैक हो गया तो आपकी गए ना सारे पासवर्ड, फाइल मिल गई। आजकल तो फाइल रिस्टोर हो जाती है। आपको पता है जब आप फाइल डिलीट करते हैं, फाइल इज स्टिल देयर। जी। उसका सिर्फ इंडेक्स खत्म होता है एंड देयर आर टूल व्हिच कैन रिकवर दोस फाइल वेरी इजीली। जब फाइल आपको मिल गई, आपका सारा डेटा वहाँ पे मौजूद है। If you put your own password there. अच्छा, एक चीज इससे रिलेटेड, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रोजमर्रा की चीज है ना, टॉपिक है, क्योंकि ये रोजाना के हमारे यूज है। बिल्कुल। ये जो मिसाल के तौर पे बहुत सारे जितने भी प्लेटफॉर्म या जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, वो कहते हैं साइन इन विद योर गूगल अकाउंट, साइन इन विद योर ईमेल। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई ऐड आया, मैंने कहा जी अच्छा, ये बड़ा नया टूल आया, ज़बरदस्त, बेहतरीन। उसने कहा नहीं, लॉगिन चाहिए। मैंने कहा लॉगिन में देर लगेगी, साइन इन विद गूगल कर देता हूँ। वो साइन इन विद गूगल में वो एक्सेप्ट का एक बटन देता है, खट किया मैंने, और वो मुझे कोई पासवर्ड कुछ नहीं डालना, बल्कि मेरा क्योंकि गूगल साइन इन है तो वो चला गया। इज़ इट सेफ या इज़ इट नॉट सेफ? इट इज़ परफेक्टली ओके। क्योंकि गूगल क्या करते हैं, एज ए आइडेंटिटी प्रोवाइडर होता है। दो तरह के होते हैं इसमें। इसका एक प्रोटोकॉल है जिसको सैमल कहते हैं। अच्छा। उसमें एक होता है सर्विस प्रोवाइडर, जिससे आप सर्विस लें, टेलीफोन की सर्विस, और एक होता है आइडेंटिटी प्रोवाइडर जो आपके क्रेडेंशियल को सेव करता है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू 15 डिफरेंट थिंग, गूगल कहता है कि मैं तुम्हारा आइडेंटिटी प्रोवाइडर हूँ, इस यूजर के क्रेडेंशियल मैंने सेव किए, मैं, विच इज परफेक्टली ओके, बिकॉज दे आर ऑल एक्चुअली दे यूज वेरी सेफ सॉफ्टवेयर क्रेडेंशियल स्टोरेज। सही। तो उसमें कोई मसला नहीं है। सही। मसला उस वक्त आएगा कि अगर आप मल्टीपल साइट पे इंडिविजुअली जा रहे हैं और अलग अलग और सेम पासवर्ड यूज कर रहे हैं। अगर आप गूगल को एज ए थर्ड पार्टी यूज कर रहे हैं, जिसको आप आइडेंटिटी प्रोवाइडर कहते हैं, तो परफेक्टली हो गया। अच्छा, ये इसी से रिलेटेड आपने शुरू में कहा कि हैकिंग अब बहुत ज़्यादा, एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं एथिकल हैकिंग। हाँ, वो क्या चीज़ है? क्योंकि ये बड़ा एक समझने के अंदर दुश्वारी होती है कि हैकिंग तो है ही, बताते खुद एक
नेगेटिव जी हाँ। समझने के लफ्ज। तो एथिकल हैकिंग क्या है? देखिए, हर कंपनीज के पास जो है ना 2 तरह की टीम होती है। एक उसको कहते हैं रेड टीम और एक उसको कहते हैं, मैं उसका नाम भूल गया। 2 टीम्स होती हैं जो अटैक करती हैं और दूसरी उसको काउंटर मेजर करती हैं। वो क्यों करते हैं कि जब वो अटैकर के माइंड से सोचते हैं, दे हायर यू विद एन अटैकर माइंडसेट, दैट इज कॉल्ड एथिकल हैकिंग। आप उस एंटरप्राइज की हेल्प कर रहे हैं विद योर ओन एक्सपर्टीज, जो आपकी हैकिंग की एक्सपर्टीज थी, लेकिन आप उसको गलत मकसद के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एथिकल हैकिंग। यू स्टिल एक्चुअली डूइंग दोस टेक्निक, क्योंकि यू हैव टू सेफगार्ड योरसेल्फ विद हैकर माइंडसेट। अगर आपके पास वो माइंडसेट ही नहीं होगा, वो किस तरह अटैक करेगा, आप कैसे डिफेंस कर सकते हैं? दैट्स व्हाई दे हायर यू एक्चुअली, कि भाई हाँ, यू आर अ वेरी गुड हैकर, कम प्लीज ज्वाइन अस। ये इस तरह है, नेट प्रैक्टिस है। एग्जैक्टली, मैच से पहले नेट प्रैक्टिस है, तो बॉलर बॉल कराएगा तो पता लगेगा भाई कैसी बॉलें आने वाली हैं। अच्छा, तो इसलिए और वो उनकी बड़ी वैल्यू होती है कंपनी में एक्चुअली। और फिर दूसरे तो फिर जो बैड एक्टर हैं, वो फाइनेंशियल, सबसे ज़्यादा जो होता है फाइनेंशियल गेन के लिए, कि मैं क्रेडिट कार्ड किसी तरह एक्सटॉल कर लूँ और फिर उसको फिर बेचते हैं। फिर वो आपका $1000 का क्रेडिट कार्ड $50 में बिक रहा होता है। वो एक फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए करते हैं। और फिर हायर लेवल के ऊपर जो स्पाने जो वगैरह होते हैं और वो स्पाई होती है, वो डिफरेंट है। और बहुत सारे होते हैं जिनको किडी स्क्रिप्टर कहते हैं। अच्छा, जो बच्चे होते हैं घर में बैठ कर फन के लिए करते हैं कि यार अपने दोस्तों के साथ मैंने शर्त लगाया, जिस वेबसाइट को मैं डाउन कर दूंगा। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो क्या करते हैं कि सिमुलेटेड अटैक करते हैं, जिसको डॉस अटैक कहते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक बहुत ही कॉमन है पूरी दुनिया में। होता क्या है कि आप एक टारगेट के ऊपर मुसलसल इतना ट्रैफिक भेजते हैं उस सर्वर पर कि लेजिटिमेट यूज़र उसको यूज़ ही नहीं कर पाता। सही है। इसको मतलब लेजिटिमेट यूज़र को आप सर्विस दे नहीं पाते, क्योंकि आप सर्व कर रहे हैं हैकर के मैसेजेस को। अगर वो एक सिंगल कंप्यूटर से आ रहे हैं तो उसे कहते हैं डॉस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस। अगर वो मल्टीपल कंप्यूटर से अटैक कर रहा है आपको, उसको कहते हैं बॉट्स, और उसका नाम है डायनेमिक डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। 2 तरह के अटैक हैं। तो आपके जो एथिकल हैकर होते हैं, वो उसको आपको बताते हैं पहले से ना कि इस तरह के अटैक है और इस तरह के अटैक आएंगे, इस तरह की सिमुलेशन ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक को किस तरह मॉनिटर किया जाता है। तो आप काउंटर मेजर क्रिएट करते हैं अपने हैकर के माइंडसेट से, सो दैट यू कैन एक्चुअली डिफेंस योर सिस्टम। अच्छा, एक चीज़ आती है, कोई भी वेबसाइट जब आप नई खोलें, पहली दफ़ा खोलें, तो एक आता है एक्सेप्ट कुकीज़, हाँ, या एक्सेप्ट ऑल, या रिजेक्ट। अब उसको हम जब बाज़ दफ़ा वेबसाइट्स में जब आप रिजेक्ट करते हैं तो उस तरह वेबसाइट नहीं परफॉर्म करती। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हो तो हम कहते हैं यार एक्सेप्ट करो, क्या हो रहा है इससे? तो क्या हो रहा होता है इससे? एक्चुअली क्या होता है कि कुकीज विल ट्रैक योर कुकीज़ होती क्या है ज़रा? Cookies is like a piece of software, Okay. which contain actually your habit, you know। और जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी वेबसाइट पे गए, अब उसमें कुकीज़ भी डिफरेंट टाइप की होती हैं। एक तो होती है फंक्शनल कुकीज़ जो ज़रूरी हैं, फिर एक कुकीज़ होती है जो परफॉर्मेंस कुकीज़। ठीक है। वो एक्चुअली इज जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। फर्स्ट करें कि आप यू गो टू याहू एंड यू चेक सर्टेन फाइनेंशियल न्यूज़। जी जी जी। तो दे ट्रैक यू सो दैट दे कैन टारगेटेड एडवर्टाइज यू। बिल्कुल। तो दो ट्रैकिंग जो है, और कुछ होती हैं जो सिर्फ कुकीज़ होती हैं जो आपके क्रेडेंशियल के लिए होती हैं, वो एसेंशियल कुकीज़ कहलाती हैं। वो ज़रूरी हैं जब, क्योंकि वो एक्चुअली जब मुख्तलिफ टाइप के कुकीज़ में एक होती हैं, जब आप लोगों को शायद पता हो कि हर चीज़ सर्टिफिकेट बेस है, जिसको कहते हैं PKI, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। दीज आर द सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन। पूरी दुनिया में यही चलती है। हर वेबसाइट को पहले आपको अपने आप को रजिस्टर कराना होता है किसी बड़ी रजिस्ट्रार से, एंड दे असाइन यूर सर्टिफिकेट, यूर पब्लिक की एंड यूर प्राइवेट की। हर चीज़ कीज़ के थ्रू होती है। तो वो भी आपकी जो है ना ऐसी कुकीज़ यूज़ होती हैं, वो एसेंशियल कुकीज़ कहलाती हैं, वो ज़रूरी हैं। और बाकी कुकीज़ मैंने आपको बताया, वो आपको टारगेटेड जो है फिर एडवर्टाइज करने, वो आप ना एक्सेप्ट करें, बाकी कर लें जो आपकी एसेंशियल कुकीज़ होती हैं। वो आपको ऑप्शन भी देते हैं कि विच टाइप ऑफ कुकीज़ यू वांट टू एक्सेप्ट। डोंट ऑलवेज जस्ट ब्लाइंडली से आई एक्सेप्ट ऑल कुकीज़, एक्सेप्ट ओनली एसेंशियल कुकीज़। जिसके बगैर बाज़ दफ़ा तो ये ऑप्शन आता ही नहीं। बाज़ जगह नहीं आता, तो वो रेपुटेबल वेबसाइट नहीं होती ना अक्सर।
लेकिन यही मसला है ना कि बाज़ दफ़ा वेबसाइट इतनी ज़रूरी होती है कि आपने उस वेबसाइट पे जाना ही जाना है, तो आप कहते हैं यार ठीक है बस एक्सेप्ट करो। तो अच्छा, एक्सेप्ट करने से कुकी क्या मेरी इन्फॉर्मेशन जैसे कहते हैं कि वो होती है, कॉम्प्रोमाइज़ होती है, या ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स के लिए? नहीं नहीं, ज़्यादा मोस्टली जो है ना वो एक तरह की एडवर्टीजमेंट के लिए टारगेटेड है। ठीक है। जो आप जिक्र कर रहे हैं उसको साइबर सिक्योरिटी टर्म में ड्राइव बाय वायरस कहते हैं। अच्छा। कि आपने वायरस लिया ही वहाँ से, जो क्योंकि आपने उस वेबसाइट को विजिट किया, जस्ट बाय विजिटिंग समटाइम योर गेट अकाउंट हैक। और ये टारगेट किस सूरत में होते हैं? फर्स्ट करें कहीं का गेम हो रहा है, जैसे अमेरिका में बड़ा कोई स्टार्ट NFL का फाइनल हो रहा है, या जो है क्रिकेट का कोई बड़ा गेम हो रहा है। जी जी। तो उस वक्त क्या कहते हैं, टारगेटेड लोगों को कहते हैं कि इस वेबसाइट पे जाओ, तुम्हें ये चीज़ मिलेगी इनाम। वंस यू विजिट इट, जस्ट बाय विजिटिंग यू गेट इन्फेक्टेड। तो डू नॉट गो टू दोस वेबसाइट। अच्छा, इंडिविजुअल्स के तो मसले बहुत शदीद हैं और बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। जो बैंकिंग सेक्टर है हमारा, और मैं इस वक्त कंपेयर ये करना चाहूँगा कि जो अमेरिका के बैंक्स हैं या ब्रिटेन के बैंक्स हैं या मतलब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के बैंक्स हैं, और फिर हैं एक बैंक्स पाकिस्तान के जी, जो कि लोकल बैंक्स हैं, उतने बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स उस तरह शायद हम कहते हैं कि ना। तो क्या उस इधर की बैंकिंग कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसके अंदर सिक्योरिटी लेवल्स, या वो भी गुड है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है? आपकी क्या इंसाइट है इसके ऊपर? मेरे ख्याल में इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ की बैंकिंग भी ठीक है, एज लॉन्ग एज, देखें इसका एक तरीका है। जब आप किसी वेबसाइट पे जाएं ना, जी जी, तो वेबसाइट के एड्रेस के बराबर में एक छोटा सा एक लॉक बना होता है, जैसे पैडी लॉक कहते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। अगर वो पैडी लॉक के ऊपर कोई निशान ना है, कोई रेड टाइप ना है, तो इट्स अ परफेक्टली सेफ वेबसाइट। इट्स बीन ट्रस्टेड बाय अ गुड PKI सर्टिफिकेट बैक अथॉरिटी। ओके। और अगर वही ना, कभी कभार मैं डेमो में जब दिखाता हूँ तो इट्स वेरी यूजफुल एक्चुअली। जब आप उसको क्लिक करते हैं ना, तब उसके अंदर सर्टिफिकेट की ड्यूरेशन, कहाँ से सर्टिफिकेट उसका जारी हुआ है और कौन उसको कंट, ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज देयर फॉर यू। ठीक है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू वेरीफाई इफ दिस वेबसाइट इज गुड और नॉट। ठीक ठीक। वो पैडी लॉक बना होता है, और पैडी लॉक के ऊपर अगर ट्रस्टेड लिखा हुआ है और सब, तो देन इट्स अ परफेक्ट वेबसाइट। मैंने अपनी बैंक की अभी एक्चुअली आई जस्ट डीलिंग विद बैंक राइट नाउ, ओके, आई जस्ट ओपन एन अकाउंट विद अल हबीब बैंक, एंड देन आई वाज एक्चुअली ट्राइंग टू डू बैंकिंग विद देम, एंड आई वाज चेकिंग ऑल दोस थिंग्स। तो सही है, आई एम ओके विद अल्हम्दुलिल्लाह। एंड एक्चुअली बैंक अल हबीब के साथ जब मैंने अभी, क्योंकि हमारा अपना पाकिस्तान का ही टॉपिक है इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ, कि उन्होंने जो प्रोसीजर है वो मुझे बड़ा पसंद आया। कि एक्चुअली जब मैंने एक डिवाइस से उसे रजिस्टर कर लिया, तो मैंने उसको लैपटॉप से एक्सेस करने की कोशिश की। ठीक है, तो OTP तो चला गया मेरी डिवाइस के ऊपर, लेकिन जब मैंने वहाँ से एक्सेस की ना, तो जस्ट कॉल मी जस्ट टू वेरीफाई ऑन दैट साइड दैट समबडी इज ट्राइंग टू एक्सेस इट, इज इट यू? तो मैंने कहा हाँ, इट्स मी। टू फैक्टर वाली चीज़ आ गई। एग्जैक्टली। सही सही सही। तो आई थिंक इट्स परफेक्टली ओके दिस वेबसाइट। सही। क्योंकि अगर वेबसाइट हैक होंगी तो अमेरिका भी की भी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली वहाँ ज़्यादा होती है, वहाँ बड़े बड़े बिजनेसेस जस्ट, अभी थोड़े दिनों पहले टारगेट, उससे पहले होम डिपो, जो बड़ी बड़ी वहाँ पे कंपनीज हैं, दे गॉट टारगेटेड एंड दे लॉस्ट डेटा। और अनफॉर्चुनेटली जब डेटा लॉस्ट होता है किसी वेबसाइट का, वहाँ पे किसी कंपनी का, दे हैव ह्यूज फाइन। वो सिर्फ उस फाइन को पे करते करते बैंकरप्ट हो जाती है कंपनी। तो इसलिए वो अपने प्रोटोकॉल इतने बहुत ज़्यादा है, तो वो उनके लिए बहुत पैरामाउंट है सिक्योरिटी उनके लिए। अच्छा, ये जो एप्लीकेशंस होती हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस, जी, आप जब मोबाइल एप्लीकेशंस बहुत सारी इंस्टॉल करें, उसके एड्स भी चल रहे होते हैं, तो उमूमन जो हम अडाप्ट करते हैं कि भाई ये कोई बड़ी इंटरेस्टिंग सी एप्लीकेशन आई है, कोई गेम आया है, कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर आया है, कोई चीज़ आई है, तो हम जाते हुए सबसे पहले मैं कोशिश ये करता हूँ कि इसके रिव्यूज़ देखूँ कि भाई रिव्यूज़ के अंदर वो अच्छी है, लोग क्योंकि बता चुके होते हैं। अच्छा, इसमें भी दो चीज़ें हैं, एंड्रॉइड के अंदर आप देखें तो बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ वो भी बन जाते हैं, लेकिन क्योंकि स्ट्रिक्ट रूल है ना iOS के लिए। Apple iOS डिफरेंट है। तो मैं iOS की इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो पता लग जाता है कि फ़ौरन ये ना कोई गड़बड़ है इस वेबसाइट के, ये इस ऐप के अंदर, ये वो नहीं देती जो कह रही है, क्योंकि उसका ऐड चला हुआ है। तो बेसिकली वो जो ऐप्स होती हैं, जो कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटी वाली ऐप्स होती हैं, वो आपके लिए कितनी खतरनाक है? बहुत मुश्किल है एक्चुअली, इसको डिटेक्ट करना मुश्किल है ना यार। इसका जो बेस्ट तरीका मैंने सीखा है जी, जब कोई वेबसाइट कोई आपको ऐप देती है ना, एक तो ऐप है, डेफिनेटली उस कंपनी की अपना बिजनेस है अच्छा, तो उनकी वेबसाइट भी होगी। फर्स्ट वेरीफाई, अगर कोई कहते हैं ना कि आज वी हैव गिविंग यू दिस सॉफ्टवेयर, कंपनी का नाम है एक्स फैक्टर डा,
आप उस xfactor.com की वेबसाइट पे पहले जाके वेरीफाई करें जो ये है वो लेजिटिमेट है भी कि नहीं वेबसाइट. दिस इज अ क्रॉस चेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जो ऐप होगी वो जस्ट आप ब्लाइंडली डाउनलोड करेंगे, लेकिन उसके पीछे कंपनी भी तो होगी ना यार. और 99% इफ देयर इज अ रेप्यूटेबल दे मस्ट हैव अ वेबसाइट. यू कैन वेरीफाई, क्रॉस चेक इट. इफ दिस वेबसाइट एंड देन द वेब, द ऐप जो आप डाउनलोड करें, दे मस्ट हैव, दे डेफिनेटली हैव दिस ऐप मस्ट हैव डिफाइन ऑन देयर वेबसाइट. उन्होंने एडवर्टाइज की होगी वो, दब लें, वरना देयर इज नो वे. अच्छा, ये जो एप्लीकेशंस की हमने बात की और जितनी भी चीज़ें हम कर लें, एट द एंड ऑफ द डे बच नहीं सकते आप. बच नहीं सकते. ये तो देयर इज नो, वो कहते हैं ना कि 100% सिक्योर कोई चीज़ नहीं है दुनिया में. बिल्कुल. लेकिन उसके लिए क्या होता है कि आप मिटिगेट करते हैं. जैसे हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं कि भाई रिस्क मिटिगेट करो किसी तरह. सही. तो आप क्योंकि रिस्क के भी ना 3-4 तरीके ना मिटिगेशन के. यू जस्ट अवॉइड द रिस्क कंप्लीटली, आप वो चीज़ ले ही नहीं. दूसरी यू मिटिगेट करें, है ना, या फिर आप रिस्क ट्रांसफर करें. ये 3-4 तरीके ना रिस्क मैनेजमेंट के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी में कि आपको रिस्क कैसे मैनेज करते हैं आप. अच्छा, इसको समझने के लिए साइबर सिक्योरिटी को क्या कोई सर्टिफिकेशंस हमें लेनी चाहिए? क्योंकि एक आम आदमी तो ये नहीं करता कुछ भी ना, लेकिन जो ज़रा रिस्पॉन्सिबल या समझे पढ़े लिखे लोग या ज़्यादा एक्सपोजर है जिनका इंटरनेट के ऊपर, वैसे तो आप सबका ही है, लेकिन जिनका ज़्यादा है, तो वो क्या कोई ऐसी कोई ट्रेनिंग्स आती हैं जो ले लेनी चाहिए? जैसे ना आपने भी जितनी बातें की, ये हम कहीं एक जगह हमने नहीं सुनी, बल्कि हुआ ये कि कभी हम किसी के पास गए तो उसने कहा नहीं ये मसला इस तरह और लोग. तो क्या इसकी कोई ट्रेनिंग्स या सर्टिफिकेशन एंड यूजर के लिए? जी, एंड यूजर के लिए वाकई नहीं है कुछ ऐसा ना. ये मसला है. तो क्या इसको एक जगह के ऊपर कोई प्रॉब्लम, इसकी वजह क्या है पता है? जी. कि दिस इज अ डायनेमिक, हर चीज बहुत तेजी से चेंज हो रही है ना यार. अब बाय द टाइम यू कैच अप समथिंग इट्स चेंज, नाउ यू हैव अ न्यू फीचर कम्स अप. तो उसको मेंटेन करना, जो भी लोग बेचारे कंट्रीब्यूट करते हैं मुख्तलिफ टाइम की वेबसाइटें, दे हैव टू कंटिन्यूसली अपडेट इट. उसमें मैं जो जाता हूँ ज़्यादातर हैकर न्यूज़ पे जाता हूँ, काफ़ी मशहूर साइट है, डार्क न्यूज़ है, वहाँ पे आप जाएं. तो उसके लिए अवेयरनेस चाहिए आपके लिए. देयर इज नो वन सोल्यूशन टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड यू कैन नेवर बी रिस्क फ्री. देयर ऑलवेज अ रिस्क. डज नॉट मैटर इंडिविजुअल लेवल, डज नॉट मैटर एंटरप्राइज लेवल. यू जस्ट बी रेडी ऑल द टाइम. अच्छा, एक चीज और दो फर्क में से भी आप बात कंप्लीट कर लो. एक्टिव पैसिव में यू हैव टू बी प्रोएक्टिव. सिक्योरिटी में ये नहीं कि रिएक्शन नहीं होता कि भाई ये होगा तो मैं रिएक्ट करूंगा. यू हैव टू बी प्रोएक्टिव. यू आर लुकिंग फॉर प्रॉब्लम. सही. ये बताएं मुझे, एक बात बड़ी पूछी जाती है और डिस्कस भी की जाती है. मेरा मोबाइल यहाँ पे पड़ा हुआ है जी, और मैं कोई गुफ्तगू करता हूँ किसी प्रोडक्ट के मुतालिक जी, और मैं फ़ोन उठाता हूँ और मेरे पास ऐड आ जाता है. क्या मेरा फ़ोन सुन सकता है मेरी बातें? और वो सुन तो सकता है, जारी सी बात है, लेकिन क्या वो सुन के वो ट्रांसमिट कर रहा है किसी ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पे उसको पता लगा कि भाई ये भी एक कुकी है और पता लग गया कि इसको इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है, फ़ौरन जैसे वो कोई फेसबुक कुछ खोले उसको उससे रिलेटेड ऐड दिखा दो? और ऐसा नहीं होता. अगर आप अपने लैपटॉप पे बैठे, आपने गूगल किया किसी चीज़ को, तो फिर आपके नेक्स्ट 10 दिन वही एडवर्टीजमेंट चल रहे होते हैं. वो तो चले हमने खुद किया ना. हाँ. अभी है कि हम बड़ा सिक्योर है भाई, मैंने कुछ भी सर्च नहीं किया, मुझे नए जूते खरीदने, मैंने कहीं नहीं लिखा. हाँ. लेकिन मैंने बात की कि यार आजकल जूते मेरे ख़राब हो गए हैं, कहाँ से मिल रहे हैं, बड़े महंगे. अच्छा. और क्या ऐसा होता है या ये हमारी एक थिंकिंग है? ऐसा होता नहीं. ऐसा तो नहीं होता अनटिल अनलेस कि वो डिवाइस एक्टिवली कुछ लिसन कर रही हो यार. ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा यार. क्योंकि ये बहुत डिस्कशन है. लोग कहते हैं मैंने बात की और इट्स जस्ट अ मिथ. आई डोंट थिंक सो. अच्छा. अनटिल अनलेस कि उस डिवाइस के अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको पता नहीं चाइना से आया है या पता नहीं कोई किसी कंट्री, क्योंकि जो आप मोबाइल खरीद रहे हैं ना यहाँ पर, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है ना यहाँ पे कंपनीज. वहाँ बाय लॉ यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट इन यूएस. तो मैंने ऐसा यूएस में ऐसा कोई, यहाँ हो सकता है ऐसा होता हो कि उन्होंने कुछ ऐसी डिवाइस एम्बेड की हो उसमें जो आपकी वॉइस को लेकर और फिर उस पर एक्टिवेट करती हो. लेकिन ये क्या है कि दिस इज अ प्राइवेसी इशू. अगर ये प्रूव हो जाए यूएस में मिलियंस ऑफ डॉलर फाइन है भाई. ये आपको याद होगा कुछ साल पहले मार्क ज़करबर्ग यूएस सेनेटर्स के सामने बैठे थे और उन्होंने बहुत सवाल किए थे और कुछ सवालों के जवाब में उन्होंने कहा था कि नो आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन. तो उसमें इसी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल थे कि इज माई मोबाइल बीइंग ट्रैक्ड. मैंने सुना ये कि फेसबुक ऐसा करता है.
अच्छा। हाँ, फेसबुक पे बहुत ज़्यादा जो है इतराज़ हुआ है अमेरिका में भी कि फेसबुक डज समथिंग लाइक दिस, क्योंकि आपकी ऐप चल रही है फेसबुक के ऊपर बिल्कुल। और वो 100% आप समझते कि ऐप बंद हो गई है, प्रॉब्ली दे आर स्टिल ट्रैकिंग यू बिहाइंड द डोर। इट्स ऑल सॉफ्टवेयर, यू डोंट नो, यू आर अ कॉमन पर्सन। तो सर आपको कैसे अब वो पता? इवन नॉट कॉमन पर्सन, एजुकेटेड पर्सन लाइक मी डज नॉट नो देयर सॉफ्टवेयर। दे हैव देयर ओन कोड हुक्स, जिसको हुक कहते हैं सॉफ्टवेयर में, जी 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 जी। एंड दे कैन जस्ट एक्सप्लॉइट दैट। इसको मिटिगेट कैसे किया जाए, क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल चीज़ हो गई ना। मतलब ज़्यादा तो ये आप कर जानते सकते ही नहीं हैं हो उसमें। हम मोबाइल बाहर रख के यहाँ पे पॉडकास्ट करें ताकि हमारी कोई गुफ्तगू ना सुने। ये तो फिर यहाँ से सीसीटीवी भी उतार दें, यहाँ से जो ब्लूटूथ वाली इनेबल्ड तो। डिवाइस है या वाईफाई इनेबल्ड डिवाइस है, तो यार, क्या क्या करें ये तो। देखिए इतना फियर नहीं होना चाहिए यार। अच्छा। अदरवाइज हमारी लाइफ विल बी अ यही मैस, बात है ऑलरेडी ना, अ मैस। पहाड़ों में चले जाए फिर तो। हम लोगों की जिंदगियां जो हैं वो ऑलरेडी मशीन हो चुकी हैं यार। सही सही सही, क्योंकि ट्रैकिंग तो ऐसी हो रही है और Exactly. सर्वेलेंस तो ऐसी है कि वो जो है जेबों में पड़े हुए पेजर उड़ गए। वही तो। और तो फिर उसके बाद कैन डू मच। आप इतना मत सोचें यार। आप अपनी तरफ से कोशिश करें, रिस्क मिटिगेट करें एंड जस्ट लीव इट टू अच्छा, अल्लाह। साइबर सिक्योरिटी है जितनी भी चीज़ें, उसमें जाहिर सी बात है हम एज पाकिस्तानी तो हम बहुत पीछे हैं ना। मतलब हम तो समझे कि बेनिफिशियरी हैं ऑफ दिस सिस्टम, हमको अपना हमारा कोई वो नहीं है। तो ये जिनके पास ये अथॉरिटी है, ये जिनके पास जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी पर ग्रिप है, और पूरी दुनिया के अंदर जाहिर सी बात है वेस्ट के पास है और अमेरिका और यूके और ये सारी कंट्रीज़ के पास है, तो क्या जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो एट थ्रेट नहीं है? एक सवाल। दूसरा है कि इसी तरह के इल्ज़ामात इलेक्शन के ऊपर और सब चीज़ों के ऊपर, कभी ट्रम्प रशिया के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, रशिया वालों ने कहा कि नहीं, चाइना को हम अमेरिका में नहीं आने देंगे क्योंकि वो सर्वेलेंस हमारी कर सकते हैं, हुआवे उधर नहीं जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हुआवे को उन्होंने बैन कर बिल्कुल दिया, बैन कर दिया। काफ़ी चीज़ों। तो ये 2-3 कंट्रीज आपस में तो हैं ही, लेकिन जो बेशतर कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, वो तो हेल्पलेस हैं। फिर मतलब इसके अंदर फिर ये कंट्रीज क्या करें? इसकी वजह ये है ना कि अनफॉर्चुनेटली वी डोंट मैन्युफैक्चर एनीथिंग। यही प्रॉब्लम ये है ना कि जो आपको चीज़ मिलती है इनहेरिट करते हैं। ऐसे ही इवन आपके जो एयरक्राफ्ट है उसके अंदर ये क्या इनहेरिट करके बेचते हैं, आपको क्या पता है मेरी? अनफॉर्चुनेटली हमारी लैक ऑफ नॉलेज है ना यार, हमारी एक्सपर्टीज नहीं है ना। हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं, तो फिर खुदा ना ख्वास्ता अगर कभी वक्त पड़ा तो कोई चीज़ चली नहीं बाद में फिर। ऐसा ही है। दिस इज रियली सो अनफॉर्चुनेट। That's why China especially they are developing their own thing. They are not depending on any West thing. They are developing their own chip now. You know, उसकी Nvidia की, Intel की competition में they have their own stuff now. क्योंकि उनको पता है if we get this technology from other countries, we are dependent on them. This dependency को हम तो unfortunately अभी नहीं ख़त्म कर सकते ना यार। हम तो इस लेवल पे प्रॉब्ली 100 ईयर में भी ना। बैंकिंग का है कि सिंगल क्लिक के ऊपर आपकी इनविजिबिलिटी हो सकती है। हाँ, मतलब आपका बड़ा अच्छा बैंक्स चल रहे हैं, ऑनलाइन निज़ाम चल रहा है, सब चीज़ें फिजिकल, तो आपके पास करेंसी वो नहीं है ना जितनी होनी चाहिए। आपको 1 मिनट के अंदर आपका बैंकिंग सिस्टम उड़ सकता है क्योंकि इतना कंट्रोल्ड है चीज़। स्विफ्ट के थ्रू कंट्रोल किया है ना। तो ये तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त। अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो अंटिल वी ग्रो अप एंड लर्न। तो इसको करने के लिए ग्रास रूट लेवल पे चेंजेस चाहिए ना, कि आप अपने आप लोगों को ऐसे तैयार करें कि डिपेंडेंसी खत्म, फिर अपने सॉफ्टवेयर बनाए। अभी तो हर चीज़, आप राउटर स्विचेस से लेकर एवरीथिंग, फोन, ऑल डिवाइसेस कमिंग फ्रॉम वेस्ट और चाइना। बिल्कुल। अब चाइना इधर क्या भेज रहा है आपको क्या मालूम? आपकी डिवाइस में क्या है एज एन पर्सन। सो अनफॉर्चुनेट। सही बात है। इवन मुझे नहीं मालूम क्योंकि क्या सॉफ्टवेयर है उनका। हाँ, ऐसी बात है, इतना तो उसी बनाने वाले को ही पता होता है। एग्जैक्टली, सही बात है, सही बात है। देयर इज नो वे आउट जब तक आप अपने आप को तैयार ना करें। अच्छा, ये एक जो दूसरी आपकी स्पेशलाइजेशन है या जो आपकी फील्ड है, वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग, आई लव इट। क्लाउड कंप्यूटिंग, बल्कि इसके ऊपर एक वो लतीफ़ा भी चला था अभी इलेक्शन कैंपेन के अंदर। वो कमाला हैरिस की पुरानी एक वीडियो ले आए थे। जी जी। और उन्होंने जिसपे उन्होंने कहा था कि क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसी है जैसे बादल है और यूं है और वो इस तरह का, और फिर उस पर मजाक उड़ा था। हालांकि वो वीडियो भी बहुत पुरानी लेकर आए थे, और जाहिर सी बात है ट्रम्प के मुतालिक भी। एक्चुअली हुआ क्या है कि हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग कब से यूज़ कर रहे हैं। देखें, जो क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 टाइप के क्लाउड है ना, एक तो प्राइवेट क्लाउड, और एक पब्लिक क्लाउड, और एक हाइब्रिड क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड कंपनीज कहती है वी डोंट वांट इंटरफेरेंस, वी कैन बिल्ड आवर ओन डेटा सेंटर। सही है, ठीक है ना। अक्सर जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दे बिल्ड देयर ओन प्राइवेट क्लाउड। अच्छा, छोटी छोटी एंटरप्राइजेस हैं, आम यूज़र है, वो कहते हैं कि आई कैंट अफोर्ड टू हैव माई ओन डेटा सेंटर, दे विल जस्ट गेट सर्विसेज फ्रॉम प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर जो बहुत बड़े हैं आजकल, अमेजॉन, AWS, और फिर माइक्रोसॉफ्ट एजोर। ये हो गई आपकी पब्लिक क्लाउड। और एक है कुछ कंपनीज
जो कि सबसे पॉपुलर मॉडल है, लोगों को पता ही नहीं है, उसे कहते हैं हाइब्रिड क्लाउड। ओके। उसमें क्या होता है कि कुछ कंपनीज कहती हैं कि वी विल बिल्ड अवर डेटा सेंटर ऑन प्रेमिस, हम अपने सर्वर थोड़े खुद चलाएंगे डेटा सेंटर में, और कुछ हम जो है वो क्लाउड से लेंगे, ताकि कंप्लीट डिपेंडेंसी क्लाउड पर ना हो। अगर क्लाउड की सर्विस डाउन हो गई, यू आर डन। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन मॉडल राइट नाउ, क्लाउड टाइप। ठीक है। इस कहते हैं हाइब्रिड। सही। उसमें आपके पास अपनी भी चीज़ें हैं और फिर आप क्लाउड सर्विस भी ले रहे हैं। लेकिन उसके 3 सर्विस मॉडल भी हैं, जिसको एक पहली जो है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, दूसरी है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और तीसरी है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। आपको याद होगा कि आप एक ज़माने में एक होती थी हॉटमेल, उसके बाद फिर जीमेल आ गई, जी जी जी। और फिर याहू मेल हम सबके पास है। बिल्कुल। वो क्या है एक्चुअली? वो सॉफ्टवेयर सर्वर क्लाउड में है कहीं, वो कोई सर्वर कैलिफोर्निया में, सियाटल में, या किसी यूरोप की किसी कंट्री में आपका सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो एक्चुअली सारा हार्डवेयर है वहाँ पर, सारा स्टोरेज है। आप उसकी सिर्फ एक सर्विस ले रहे हैं जिसको काम है जीमेल, वो हम यूज़ करें आज से 15 साल पहले से। तो क्लाउड कंप्यूटिंग तो उस वक्त भी थी, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था। बट दिस इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ सर्विस जिसको कहते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। हम सिर्फ उसका सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, लेकिन ये मॉडल अब सबसे कामयाब मॉडल है। जिस तरह टर्बोटेक्स वाले हैं, बैंकिंग वाले हैं, वो हर चीज़ क्या कहते हैं कि भाई इंस्टेड ऑफ बाइंग द होल सॉफ्टवेयर फॉर $100, जस्ट गेट अ मंथली सर्विस $10 a month. So this is as a software as a service. You don't need to worry about their hardware, don't need to worry about storage. You just get the service, job done, finish. तो ये सबसे कामयाब मॉडल है आजकल, जिसको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कहते हैं। सही सही सही। और बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो आजकल यूज़ करें, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, उसमें आपकी स्टोरेज भी, उसमें आपके कंप्यूटिंग डिवाइसेस भी, राउटिंग डिवाइसेस भी, प्लेटफॉर्म का सॉफ्टवेयर भी, और फिर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सारा का सारा क्लाउड प्रोवाइडर करता है। तो मुख्तलिफ सर्विस टाइप है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ बीन देयर, बट इज़ नाउ मोर मॉडर्नाइज एंड इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। अब यही ट्रेंड है। इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि समझाने के लिए अपने ऑडियंस को, कि अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास समझिए 5 लाख रुपए हैं, ठीक है, 10 एम्प्लॉय हैं, आप 10 एम्प्लॉय के लिए 10 कंप्यूटर लेने हैं आपने। आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन तो है कि आप खरीद लें, आपने एकदम 3 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है, पहला ऑप्शन। सही। सेकंड ऑप्शन क्या है? आप रेंट करेंगे। बिल्कुल। आपने कहा मैं 5 लाख में से 3 लाख उसमें लगाने के बजाय मैं जो है 1 लाख में रेंट कर लेता हूँ, ताकि 4 लाख कैपिटल मेरा बच जाए। बिल्कुल। क्लाउड कंपनी इज नथिंग बट दिस। इंस्टेड ऑफ गेटिंग दिस सर्विसेज फ्रॉम अ शॉप, यू आस्क Amazon टू गिव मी दिस सर्विसेज। Amazon कहते हैं ओके 5 लाख तुम्हारी इन्वेस्ट तुम्हारे पास है, 3 लाख में तुम सामान लेना चाह रहे हो, 1 लाख में रेंट कर रहे हो, मैं तुम्हें 50,000 में दूंगा। उसका आइडिया क्या है कि यू यूज दो सर्विसेज, यू आर डन, रिटर्न इट बैक टू द क्लाउड, वापिस कर दो उसको, यू पे एज यू यूज। दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्लाउड, यू पे ओनली व्हेन यू आर यूजिंग इट। इतना भी मॉड्यूलरिटी है इसमें, इतनी ज़्यादा आसानी है कि अगर आपको दिन में लोड बढ़ता है, एम्प्लॉय आपके आते हैं, दिस इज समथिंग कॉल्ड ऑटो स्केलिंग। रिसोर्सेज को ऐसी स्क्रिप्ट बन गई है, अब आपको सुबह जो है आपकी रिसोर्सेज चाहिए ज़्यादा, लोग लॉग इन हो रहे हैं आपके बिजनेस के ऊपर, 3 कंप्यूटर के बजाय 5 कंप्यूटर चाहिए, आपने स्क्रिप्ट चाहिए, ऑटोमेटिकली वो आपकी कैपेसिटी 5 बढ़ा देगा। रात को आपका बिजनेस खत्म हो गया, उस कैपेसिटी को एक सर्वर पे ले आएगा। यू ओनली पे ड्यूरिंग द डे फॉर दो सर्विस। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, इज नथिंग बट यू आर गेटिंग रिसोर्सेज, रेंटिंग रिसोर्सेज फ्रॉम अ सर्विस प्रोवाइडर। सही। And cloud computing is nothing but the big data center who are providing these services. लेकिन this is like the trend now. छोटी छोटी कंपनीज भी अब जो है क्लाउड से, इंस्टेड कौन अब इन्वेस्ट करे पुराने कंप्यूटर्स के ऊपर, थोड़े दिनों में ऑब्सोलीट हो जाते हैं। बिल्कुल। यू हैव टू थ्रो इट अवे। बिल्कुल। लैपटॉप लेंगे, पैसे इतने महंगे लैपटॉप, और थोड़े दिनों में वो बेकार हो गए। तो लेकिन उसके लिए अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू हैव ट्रेन एम्प्लॉय। इसीलिए क्लाउड कंप्यूटिंग इज हॉट। हर कंपनीज जो है, हर जो अमेरिका में यूजुअली दे हैव अ डिपार्टमेंट जो जस्ट मैनेज देयर रिसोर्सेज इन द क्लाउड। आपने 3 इंजीनियर हायर कर लिया, आपके 500 एम्प्लॉय हैं, उनको जो भी रिसोर्सेज मिलेंगे आप क्लाउड से उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। हार्डवेयर हो गया, उसका सॉफ्टवेयर हो गया, उसकी स्टोरेज हो गई, उसकी लोड बैलेंसर हो गए। आपकी कंपनी के 500 एम्प्लॉय 5 डिपार्टमेंट उस पर चल रहे हैं, 3 इंजीनियर आपको सारा कंट्रोल कर रहे हैं। एवरी कंपनी हैव दिस मॉडल नाउ। तो अपने ऑडियंस के लिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज हॉट, बहुत आसान है सीखना, उसको कोई मुश्किल नहीं है।
अमेज़ॉन जो है वो फ्री अकाउंट देता है सीखने के लिए, फ्री अकाउंट है अमेज़ॉन का, aws.amazon.com। सिर्फ आपको क्रेडिट कार्ड देना होता है, आप बहुत आसानी से, हज़ारों यूट्यूब वीडियो हैं कैसे रिसोर्स डेवलप होती हैं, कैसे आप कंप्यूटर बनाते हैं, कैसे उसमें लॉगिन होते हैं। आपको लिनक्स सीखनी है, लिनक्स की मशीन बनानी है, उसमें लिनक्स सीखें। एप्पल का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें बहुत मिनिमम चार्जेस के ऊपर, सेंटों में। दे गिव दिस रिसोर्स। मैं तो सिर्फ बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि उनको सीखने के मौके हैं ना। अगर बिजनेसेस हैं वो टेक दिस सर्विसेज ऑन हायर लेवल, थोड़ा ज़्यादा पे करें, अपना यूज़ करें, वापस कर दें उन्हें। अच्छा, ये सारी चीज़ें लेकिन सर डिपेंडेंट होती है ना कि क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर या जैसे भी हमने काम करना है उसके लिए आपको अच्छा इंटरनेट चाहिए, अच्छा स्पीडी इंटरनेट चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान सारी के में सारी यूसेज इंटरनेट से आ रही है ना, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम है कि इंटरनेट बहुत अच्छा चलता है वो लेकिन सारी इंटरनेट political issue आ फिर गई वो ना, ख़त्म I हो don't want जाता to go in है। it। नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब बीइंग मतलब पाकिस्तानी, हम कहते हैं भाई पाकिस्तान में रह के काम भी करना है और सारी चीज़ें करना है। मुझे बल्कि कुछ दिन पहले ही एक साहब ने बोला कि आप बड़ी बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान में रहें और कोई मसला नहीं है और बाहर जाना है तो भी जाएं, लेकिन तो उस पर उन्होंने कहा कि आप ये बताएं, अब तो हम ये लोग सोच रहे हैं कि भाई फ्रीलांसिंग और ये सारे काम करने के लिए भी मैं यार बेहतर है मैं दुबई जाके कर लूँ ये काम, Exactly, मैं भी बेहतर है कहीं और जाके कर लूँ। तो यहाँ पर तो समझे कि हमारे प्रॉब्लम ही डिफरेंट तरह के हैं। तो ये बड़ा जैसे कहते हैं कि अब वो ट्रिकी मैटर नहीं है कि हम इतनी सारी अवेलेबल चीज़ों को मिस कर देते हैं जस्ट ड्यू टू सम रूल्स या सम जो हालात आई हैं। वाज सो हैप्पी कपल ऑफ ईयर अगो, द फाइवर से बच्चे जो है यहाँ के बहुत कम्पीट कर रहे थे जी इंडियन जी 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 से, जी जी और जी जो है इंडियन बिड करते थे $50 आवर, ये $30 में, और जल्दी प्रोडक्ट देते थे जब। लेकिन अब वो एक अच्छी चीज़ चली थी और उसको भी फिर हमारी हुकूमत ने जो है उसको स्लो कर दिया, और उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैंने अपने दोस्त हैं, कई लोगों से बात करता हूँ लाहौर में और जहाँ पे और कराची में, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं एक्चुअली, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि देयर इज नो वे अराउंड। वो उन बच्चों के और वो जो कंपनी सॉफ्टवेयर उनके कंट्रोल ही में नहीं है बेचारों के, बिल्कुल। क्योंकि वो सिर्फ ये पॉलिटिकली कि भाई ये एक्स यूज़ करते हैं और ये व्हाट्सएप यूज़ करते हैं और सारे इंटरनेट पे चलता है तो स्लो डाउन कर दो, फायरवॉल लगा दो। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट यार। अच्छा, दिस इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्पॉट राइट नाउ फॉर अवर यंग गाइस, यू नो, हमारे यूथ के लिए। इवन आपको पता ही होगा कि हमारे ये जो हुआवी के जो वो थे रिमोट डिलीवरी वाले कॉन्सेप्ट थे, पहले वो इंडिया में थे, फिर पाकिस्तान में भी डेवलप हुए थे। बिल्कुल, इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा उसका सेंटर और सारी चीज़ें। मैंने हवाई के साथ काम किया। लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि जब ये इंटरनेट का मसला होता है तो कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे बच्चे बैठ के लड़के डिलीवर कर रहे हैं, एज कंपनी वो नहीं कर रहे, तो आइंदा क्या इन्वेस्टमेंट होगी या क्या किस तरफ चीज़ें जाएंगी। हुआवे कहेगा नहीं भाई मैं इंडिया में ही बेहतर था, चाहे मुझे कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा पड़ जाए, इसके मुकाबले में मैं वहाँ चला जाऊँगा। अनसर्टेनिटी है ना यार। अब तो फाइवर ने ये कह दिया, फाइवर जो है ना जिससे मशहूर वेबसाइट है, फाइवर ने ये कह दिया कि डोंट गिव बिजनेस टू पाकिस्तानी बिकॉज दे हैव इंटरनेट इशू नाउ। कैन यू बिलीव इट? अकाउंट्स में लिखा है। अब सिर्फ और सिर्फ वो सर्वाइव कर रहे हैं जिनके ऑलरेडी क्लाइंट बने हुए हैं, जो ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। कहते हैं प्लीज गिव, यू नो, प्लीज कीप अस, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ उन लोगों को जिनके साथ। इसके लिए आप लोग कुछ करें, कुछ जैसे ये तो बड़ा मतलब जैसे कहते हैं अनफॉर्चुनेट और खतरनाक चीज़ है। रियली दिस विल बिकम अ बिग प्रॉब्लम गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज दिस इज द वेन्यू वेयर वी कैन एक्चुअली डू समथिंग, क्योंकि टैलेंट बहुत है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत आसानी से सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेते हैं। बिल्कुल। छोटे छोटे डिजिटल मार्केटिंग, ये सब कुछ बहुत आसानी से काम, डॉक्यूमेंटेशन है जो बड़ी आसानी से काम हो सकते हैं। लेकिन अगर इंटरनेट ही नहीं है, ऑफ कोर्स हर चीज थ्रू उसी के थ्रू होती है ना, क्योंकि आप लोकल कंप्यूटिंग पे डिपेंड ही नहीं कर रहे ना। आप सारी कम्युनिकेशन जो कर रहे हैं वो इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। सही। अनफॉर्चुनेटली फिर क्या करते हैं, वीपीएन, वो वीपीएन स्लो करता है ट्रैफिक, क्योंकि सारी टनल बनती है आपकी, इंक्रिप्शन होती है, वो ऑलरेडी स्लो डाउन हो जाती है। और उस पर से पहले ही अगर आपका इंटरनेट स्लो है, इट्स गोना डोमिनो इफेक्ट हो जाए फिर। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, क्योंकि ये जो हमारी आईटी की मिनिस्टर ने भी ये बोला कि इंटरनेट स्लो होने की वजह वीपीएन का ज़्यादा इस्तेमाल है, और उस पर बहुत मजाक उड़ा। नहीं ऐसा बहुत जगह कहते हैं, उन्होंने कहा। लेकिन अभी आपकी बात से मुझे ये लगा कि जब वीपीएन में टनलिंग इफेक्ट आता है तो वो और स्लो कर देता है। क्या ये उससे रिलेटेड थी बात? इंटरनेट को स्लो नहीं करता। वो क्या करता है? आपकी जो टनल बनी, आपकी जिस पॉइंट पे आप बात करें, फर्ज करें कि आपकी जो टनल बनती है ना इस तरह की, उसका आप तरह का पाइप समझ लें। ठीक है, मैं आसान लफ्जों में समझा। बिल्कुल बिल्कुल। उस पाइप के अंदर कोई देख नहीं सकता कि आपका ट्रैफिक क्या जा रहा है, क्योंकि इनक्रिप्ट होता है। अगर किसी ने वो ट्रैफिक पकड़ भी लिया तो जम्बू शम से नंबर होंगे, अजीब से नंबर होंगे, until unless you have a key to decrypt it। उसी को कहते हैं ना पब्लिक की इंक्रिप्शन प्रोसेसिंग।
जब वो की आपके पास होगी, इसीलिए जो हैकर होते हैं ना, उनका सबसे बड़ा पर्पस है किस तरह की पकड़ लें. वंस यू हैव की, यू कैन डू एनीथिंग. वो कम्युनिकेशन से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता उनको. इफ दे हैव की, दे कैन एक्चुअली डिक्रिप्ट एनीथिंग. तो अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी प्रोसेसिंग उस इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि वो एक तरह की डायनेमिक इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होती है, की एक्सचेंज हो रहा होता है. जो एडवांस वीपीएन सोल्यूशन है ना, उसमें एक तो होती है जिसमें आपने एक दफ़ा की सेट कर ली और वो आखिर तक सेम रही. एक होती है डायनेमिक की एक्सचेंज. वो हर 5 मिनट के बाद एक नई की एक्सचेंज करता है ताकि हैकर्स जो है उसको पकड़ के की को लेके फिर उसको डिक्रिप्ट ना करें. तो उससे ऑफ कोर्स थोड़ा स्लो डाउन होता है, लेकिन वो इंटरनेट को स्लो नहीं करता. वो सिर्फ आपके पाइप से जो कम्युनिकेशन हो रही है वो थोड़ी सी स्लो होती है. सही सही. उसका इंटरनेट को अच्छा स्लो अच्छा, वीपीएन अभी इस दौरान तो लोगों ने बड़ी उसकी अवेयरनेस आ गई, वरना उससे पहले वीपीएन का इस्तेमाल ये था कि जो वेबसाइट्स पाकिस्तान में ब्लॉक्ड हैं, हाँ, उसको एक्सेस करने के लिए वीपीएन करता क्या है? हम बड़े खुश हो जाते हैं, वीपीएन हमने ऑन किया, चलो भाई वेबसाइट्स खुल गई. वीपीएन बंद किया, बंद हो गई. वीपीएन एक्चुअली हो क्या रहा होता है? वीपीएन में एक्चुअली होता क्या है कि आप एक पब्लिक आईपी एड्रेस से किसी वेबसाइट पे पहुंच रहे हैं. ठीक है. वो आईपी एड्रेस ओरिजिनेशन और आईपी एड्रेस पता होता है, जो भी जिससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो आपकी ओरिजिनल आईपी एड्रेस को हटाकर अपना आईपी एड्रेस देता है. क्योंकि हर आईपी एड्रेस दुनिया में, अगर आप, अब मसला है ना, अगर आपको अपना, आप जिससे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना जिस आईपी से, उसके लिए एक वेबसाइट है. वेबसाइट नहीं एक्चुअली, हाउ यू फाइंड विच आईपी आर यूजिंग. उसका नाम है whatismyip.com. बिल्कुल. whatismyip जाके तो आपको वो एक आईपी एड्रेस देगा. वो आईपी एड्रेस इज बाउंड टू अ लोकेशन. ठीक है. जैसे मैं करता हूँ एशबर्न वर्जीनिया में, तो बताया कि मेरी वोराइजन है, और तो उस लोकेशन को हाइड करता है वो. वो क्या करता है कि जहाँ से भी वो आपने वीपीएन लिया हुआ है, फर्ज करें आपने रोमेनिया से लिया हुआ है, वो वहाँ का आईपी एड्रेस बताएगा आपको. तो क्या करेगा कि अब, और वो जो आईपी एड्रेस होगा वो एक तरह का इंटरनल आईपी एड्रेस होगा जिसका वजूद ही नहीं होगा. तो इट हाइड योर लोकेशन फर्स्ट थिंग. जब वो हाइड लोकेशन कर लेगा आपका सोर्स आईपी, तो पता ही नहीं आप कहाँ से आ रहे हैं. पहला काम. दूसरा काम ये करेगा कि जो भी ट्रैफिक आपका जा रहा है उस पाइप से, उस कम्युनिकेशन लिंक से, वो सारा इनक्रिप्ट होगा. तो 2 तरह के काम हुए ना. एक तो आपको लोकेशन हाइड की उसने, दूसरी आपका सारा का सारा जो ट्रैफिक जो है ना वो इनक्रिप्ट हो रहा है. जिस वेबसाइट को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, हाँ, वो पाकिस्तान से एक्सेस नहीं हो रही थी. मेरे आईपी चेंज हुई और मैंने एक्सेस कर ली, इसलिए कि वो जो उन्होंने, आप यहाँ की गवर्नमेंट ने और आपने वो किया, उस जिस वेबसाइट के जो थे ना आपकी, उसको उन्होंने ब्लॉक की भी थी. बिल्कुल. आप जहाँ से आ रहे हैं, बिल्कुल. तो आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ से आई नहीं, तो अब आपका जहाँ से आप आ रहे उसका सोर्स बदल गया, वो अलाउ है. तो फिर वो, लेकिन उस वेबसाइट को ये पता लगेगा कि ये पाकिस्तान से एक्सेस कर रहा है. बताऊँ क्या कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि जो भी कंपनी है जो वीपीएन कर रही हैं, वो अपने सोर्स आईपी हमें बताएं और रजिस्टर करें. बिल्कुल. ताकि हम उनको फिर मॉनिटर करें. दिस इज द नेक्स्ट, ताकि वो वीपीएन को भी फिर मॉनिटर करेंगे. वल्लाह आलम वो आगे जाके क्या होगा. मैं कहता हूँ ट्विटर नहीं चल रहा ना, तो ट्विटर को मैंने एक पब्लिक वीपीएन से अपनी आईपी चेंज कर दी. ठीक है. अभी मैं कोई पेड वीपीएन या उस तरह नहीं, तो क्या ट्विटर को उसके बावजूद भी पता लगेगा कि ये बंदा पाकिस्तान से एक्सेस कर रहा है, या ट्विटर को ये पता लगेगा कि रोमानिया से? ट्विटर को तो पता होगा. कैसे? क्योंकि ट्विटर को ये भी पता है ना कि ये यहाँ से जो वीपीएन ओरिजिन हो रहा है उसका जो रोमानिया से ट्विटर. लेकिन आम लोगों को जो आपकी एजेंसीज है उनको नहीं पता होगा. जो कंपनीज को आप एक्सेस कर रहे हैं उन्हें तो पता होगा, वेबसाइट को पता है. हाँ. और आपको पता है कि हम दोनों का आपस में ताल्लुक है, बीच में नहीं पता लग रहा. नहीं. हाँ. आपकी आइडेंटिटी जो है वो कंसील हो गई ना. सही. और ये जो रजिस्टर्ड वीपीएन वाला चक्कर है कि सिर्फ वीपीएन रजिस्टर्ड होंगे और यूं होगा, उसमें यही वाली चीज़ है कि जो भी आपका सोर्स है वो बताएंगे कि भाई किधर से आ रहे हैं. क्योंकि जो वीपीएन प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी भी तो एक सोर्स है, उनकी भी तो लोकेशन है. वो मालूम करना चाह रहे हैं ताकि फिर वहां से ब्लॉक कर दें. समथिंग लाइक दैट. इनका क्या प्लान है? आई हैव टू रियली स्टडी किस तरह करेंगे. वीपीएन ब्लॉक इज नॉट इजी, इज नॉट जोक. पता नहीं कैसे करेंगे, कितने लोगों को ब्लैक लिस्ट करेंगे. वो होता है ना एक तरह की एक व्हाइट लिस्टिंग करते हैं, फिर ब्लैक लिस्टिंग करते हैं ना. एक बहुत कॉमन टेक्निक है. ठीक है. वेबसाइट को पता नहीं किस तरह. इट्स नॉट इजी, जोक नहीं है. कह तो रहे हैं कि हम करेंगे. और ये जो फायरवॉल वाली डिस्कशन है कि फायरवॉल इनेबल कर दी हमने और फायरवॉल डिप्लॉय हो रही थी तो इंटरनेट बंद हो गया, कम स्लो हो गया. फायरवॉल क्या है बेसिकली? फायरवॉल इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ओके. और वो मुख्तलिफ बहुत एडवांस फायरवॉल भी बन गए. बेसिक सिंपली है
कि एक जगह से जो सिंपल तरीन फायरवॉल का कॉन्सेप्ट है, इसको पैकेट स्विचिंग फायरवॉल कहते हैं, जो बेसिक थी, जो आज से 20 साल पहले बनी थी, वो एडवांस हो गई। वो ये है कि जहाँ से भी ट्रैफिक आ रहा है, सोर्स आई के आपको पता है और किस पोर्ट से आ रहा है, आपने सिंपली उसको अलाउ या डिनाई करना है। ये सबसे बेसिक है। तो हर वेबसाइट का एक्चुअली yahoo.com क्या है बेसिकली, उसके पीछे एक IP एड्रेस, बिल्कुल ऐसे ही है। उसको DNS एक जी, प्रोटोकॉल होता है जिसके जरिए वो IP एड्रेस कौन याद रखे, तो हर वेबसाइट को उन्होंने IP के बजाय एक नेम दे दी जिसको DNS कहते हैं, डोमेन नेम सर्विसेज। तो जो IP एड्रेस आ रहा है इजीली पता है, उसको आपने ब्लॉक कर देना। ये सिंपल फायरवॉल का कॉन्सेप्ट है, ब्लॉक या अलाउ। बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज डिनाई, एवरीथिंग is denied. अच्छा। This is the concept of cyber security. Everything is denied by default, Okay. except this. हाँ, This is the basic principle of cyber security. सही सही, Deny everything by default. ठीक है। तो वो क्या करते थे, सिंपली जो है ब्लॉक। अब क्या हो गया कि नई जो फायरवॉल आई हैं, वो ये नहीं देखती कि सोर्स IP ये है या पोर्ट ये है, कंटेंट क्या आ रहे हैं वहां से, मतलब उस पैकेट में क्या है, उसको कहते हैं बहुत एडवांस फायरवॉल है, ये एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल कहलाती हैं। वो आपकी पोर्ट्स भी देख रही हैं किससे आ रहे हैं, किस IP एड्रेस से आ रहे हैं, और उसमें कंटेंट क्या है वो भी मॉनिटर करते हैं। encrypted कंटेंट नहीं की हुआ फिर बेस तो? के ऊपर वो कहते हैं कि भाई अब इसके अंदर खराब कंटेंट है, बेस्ड ऑन कंटेंट ब्लॉक है। लेकिन कंटेंट मींस के उस पैकेट में क्या है, वही पैकेट में क्या है, लेकिन हम तो क्या, कहते हैं क्या कि उसमें X का ट्रैफिक आ रहा है, क्या उसमें ट्विटर का ट्रैफिक है, दे कैन एक्चुअली सी इनसाइड द पैकेट एंड देन ब्लॉक बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर पैकेट। क्योंकि This is- हाँ। अच्छा टाइप ऑफ ट्रैफिक क्या आ रहा है, Exactly. लेकिन उस ट्रैफिक के अंदर क्या है वो इनक्रिप्टेड होता है। हाँ। मिसाल के तौर पे मैसेजिंग इनक्रिप्टेड है, लेकिन जिस रास्ते से वो आ रही है, जिस कंटेंट को मॉनिटर करते हैं। ओके तभी ये होता है कि जिस तरह व्हाट्सएप पे बीच में जब ये इम्प्लीमेंट करते हैं तो वॉइस मैसेज नहीं जा रहे, हाँ, लेकिन टेक्स्ट जा तो रहा है। उन्होंने उसको कंटेंट को देख के उसको ड्रॉप कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ओके लेकिन जो टेक्स्ट जा रहा है वो उसको अलाउ किया हुआ उन्होंने। टेक्स्ट जा रहा है, और यह समझे कि उसको अलाउ किया हुआ है। टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो, उस पैगाम को वो देख सकते हैं एग्जैक्टली देख सकते हैं वो। लेकिन जो फिर व्हाट्सएप तो कहता है कि इनक्रिप्टेड है। इनक्रिप्ट तो है, लेकिन वो पैटर्न से पता चलता है ना कि उनको किस टाइप का, देखे ना टाइप ऑफ कंटेंट का समझ बदल गया ना कि भाई बिल्कुल टाइप किया। हाँ, लेकिन टाइप ऑफ कंटेंट तो मैंने ऑडियो में क्या बोला ये तो नहीं पता, ये नहीं पता होगा। हाँ, यही मैं लेकिन टाइप ऑफ कंटेंट तो पता है ना उनको। और मेरे ख्याल में इतनी एडवांस कोई ऐसी चीजें होंगी जो उसको इंस्पेक्ट करके हो सकता है कर सकते हो। आज से कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, आजकल पालो अल्टो इसमें बहुत मशहूर है। हाँ। पालो अल्टो नई फायरवॉल बनाई है। अच्छा, हाँ, वो आजकल बहुत ज़्यादा वो कॉमन होंगे, सिस्को वगैरह की, ऐसे वगैरह। सिस्को की पहले होती थी फायरवॉल, सिस्को ESA, अब जो है ये पालो अल्टो ने जगह ले ली है बहुत। अच्छा, कुछ अर्सा पहले, 2-2.5 साल पहले की बात है कि व्हाट्सएप के ऊपर एक बहुत हंगामा मच गया था कि व्हाट्सएप ने कोई नई टर्म्स लाया है, और वो जब तक आप मैंने सुना था, सही है, हाँ। तो वो पब्लिक ने कहा कि नहीं, बल्कि बहुत सारी पब्लिक शिफ्ट हुई टेलीग्राम के ऊपर, टेलीग्राम, और फिर वो आया था, 2-3 और भी आए थे वो यहाँ। टर्किश भी आए थे, और पता नहीं कौन कौन से आए थे, वो सारे आए। लेकिन उसके बाद वो डिस्कशन ख़त्म हो गई, सब व्हाट्सएप पे हंसी खुशी, जैसे वो स्टोरी के अंदर आखिर में होता है ना, हंसी खुशी रहने लगे, तो हंसी खुशी रहने लगे। तो क्या व्हाट्सएप ने उस पॉलिसी को अनाउंस तो ये किया कि नहीं भाई, हम कोई ऐसी चीज़ आपकी नहीं पढ़ रहा है, इट्स ऑल इनक्रिप्टेड, इट विल स्टे लाइक दिस, और जो भी सारी चीज़ें, क्या ऐसा ही हुआ, या ये ऐसा है कि नहीं बाद में हो गए? क्योंकि हम तो बाद में जो भी अपडेट आती है उसको एक्सेप्ट कर देते हैं, उसको पढ़ते भी नहीं है कोई भी। क्योंकि मेरी अपनी कंपनी में भी इशू आया था। जी बिल्कुल, हर हमने जगह। उसका अल्टरनेटिव निकाला था, क्या नाम था उसका यार, सिग्नल। हम अच्छा, सिग्नल है ना, ठीक है। मेरे ख्याल में फिर किसी तरह पैसिफाई किया है व्हाट्सएप ने, कंपनीज को कहा है कि वी आर नॉट डूइंग एनी मोर। जी बिल्कुल, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। नहीं, ये बड़े आई डोंट नो, लेकिन बिल्कुल 2 ईयर, और हम सिग्नल पे मूव हुए हैं। और हमारा जो मेन, अगर क्योंकि डिज़ास्टर रिकवरी का एक वन ऑफ द प्रोसेस है कि अगर कम्युनिकेशन खुदा न खास्ता ख़त्म हो जाए, तो हमारी जो लीडरशिप है हमारी कंपनी की, जॉन हॉपकिंस की, उन्होंने हमें कहा है कि सिग्नल पे कम्युनिकेट करना, तो वो प्रेफरेंस है। इवन प्लान भी है। हाँ, इवन प्रेफर कर रहे हैं व्हाट्सएप पे सिग्नल को, उसका नाम है सिग्नल, आप लिखें। सही तो काफ़ी जो है मशहूर हो गया था अमेरिका में। यहाँ पे यहाँ पे और भी आए थे। ये जो एकदम से व्हाट्सएप बंद हो जाता है, इंस्टाग्राम बंद हो जाता है, फेसबुक बंद हो जाता है, और कहते हैं आउटेज आ गई, आउटेज, वर्ल्ड वाइड आउटेज आ गई मिसाल के तौर पे। इतनी बड़ी कंपनीज, इतने बैकअप प्लान्स, इतने सर्वर, जितने पूरे डिपार्टमेंट्स,
कैसे हो जाता है, या ये बाय डिज़ाइन है कि ये होना ही है और फिर ये सही होना है? नहीं, देखें होता क्या है कि जैसे मेरे पास है ना अपना मेरा डेटा सेंटर है जी, जिसमें जी। मेरी VPN की सर्विस चलती जी, है। जी। देखें जब आपकी प्रोडक्ट होती है ना, उसके बाद वो सारा सॉफ्टवेयर है, राइट? सारा हर चीज़ सॉफ्टवेयर पे चलती है। उस सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम होती है, बग्स निकलते हैं, तो आप फिर नया वर्जन लाते हैं, ओके। तो उसको आप अपग्रेड कर रहे होते हैं, वहाँ ह्यूमन मिस्टेक हो जाती है कभी। कोई चीज़ आप सॉफ्टवेयर डाल रहे होते हैं, किसी और सर्वर पे डालना था जो लाइव नहीं था। वहाँ होता क्या है कि जब जैसे मैं सॉफ्टवेयर जब अपडेट करता हूँ ना अपने सब पे, तो हम चेंज रिक्वेस्ट खोलते हैं, बाकायदा एक प्लानिंग होती है, अप्रूवल आती है, फिर हमेशा रात को होता है वह काम, और ओनली क्योंकि ओनली उन डिवाइसेस पे होता है जो पैसिव होती हैं, चल तो रही होती है लेकिन ट्रैफिक वहाँ नहीं आ रहा होता है। बिल्कुल। कभी क्या हुआ, 99% जो है ना ह्यूमन मिस्टेक होती है। इंजीनियर ने काम किया, गलती हो गई, एक्टिव के ऊपर उसने भेज दिया, वो कि फिर डोमिनो इफेक्ट होता है ना, क्योंकि वो सारा का सारा ट्रैफिक लोड बैलेंसर के थ्रू मुख्तलिफ सर्वर पर जा रहा होता है। वो क्या करता है, लोड बैलेंसर जो होते हैं वो एक्चुअली बड़े स्मार्ट लोड बैलेंसर होते हैं। वो डिटेक्ट करते हैं कि अगर ये सर्वर, लेकिन अगर 100 सर्वर एक लोड बैलेंसर के पीछे हैं, तो ऊपर डोमिनो इफेक्ट होता है ना, एक साथ सारी की सारी एक गया तो सब होती गए। हैं। एग्जैक्टली, वो ज़्यादातर ह्यूमन मिस्टेक होती है, क्योंकि यू हैव टू अपग्रेड थिंग्स। और फिर दूसरा है जो सबसे मैंने आप लोगों को पहले डॉस अटैक होते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। जब अटैक आते हैं तो सर्वर बिजी हो जाता है, जब वो सर्वर बिजी होता है, लेजिटिमेट यूजर जो उससे कनेक्ट कर रहे होते हैं उनको सर्विस नहीं मिलती, क्योंकि वो क्या कर रहा होता है कि सारी की सारी प्रोसेसिंग उसकी CPU, उसकी तमाम रिसोर्सेज हैकर्स को रिप्लाई कर रही होती है, तो लेजिटिमेट, तो वो आपकी सर्विस खत्म हो गई, कहते हैं डाउन हो गई। मोस्ट कॉमन पूरी दुनिया में जो अटैक है वो डॉस अटैक है, और लोग फन के लिए करते हैं भाई। सम पीपल हैव देयर ईगो, सम ग्रंट चैलेंज ले लिया और करना है काम। और सम एम्प्लॉइज दे गॉट फायर एंड दे जस्ट गो एंड देन ये भी खतरनाक चीज और है। सबसे ज्यादा खतरनाक जो होते हैं ना, इन साइबर सिक्योरिटी में रूल है, हु इज द मोस्ट डेंजरस फॉर यू, योर एम्प्लॉय, बिकॉज दे नो एवरीथिंग। अब मुझे पता है कि मैं पूरी सर्विस अपनी VPN की कैसे डाउन कर सकता हूँ 1 मिनट में, आई नो। और अगर मैंने कोई हुक बना दिया है, उसको कहते हैं कि लॉजिक बॉम्ब भी कहते हैं ना, और उसमें क्या होता है कि आप ट्रिगर करते हैं, आपको उन्होंने फायर कर दिया, आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर लगाया है, आप सेंस कर रहे हैं कि मेरा कंपनी से अच्छा काम नहीं हो रहा है, दे विल लेट मी गो, तो आपने सॉफ्टवेयर में ऐसी लॉजिक डाल दी है कि आपके जाने के 2 हफ्ते बाद वो ट्रिगर होगा। हाँ, ये ऐसा होता है। चोर लोग जिस तरह गाड़ी में लगता है कि थोड़ी देर बाद जाके गाड़ी बंद तो वो क्या करता है कि वो जब आप तो निकल गए कंपनी से, वो ट्रिगर हुआ, आपकी पूरी सर्विस डाउन कर दी। सही। और वो एक छोटी छोटी कमांडें होती है, साले लिनक्स बेस्ड सिस्टम होते हैं, विंडोज में छोटी छोटी कमांडें होती है, स्क्रिप्ट से ऑटोमेट हो जाती हैं, और वो वेट कर रही होती है एक तरह का ना। अच्छा, ये ह्यूमन एलिमेंट के मसले हैं, एरर्स भी, बग्स भी, और ये सारी चीज़ें भी। अब आ गया, पूरा शिफ्ट हो गया भाई AI के ऊपर, बॉट्स काम कर रहे हैं भाई अब तो आगे तो फिर ये सारी जो आप चीज़ें बता रहे हैं, उसमें तो हमारी जॉब भी खत्म हो जाएगी। तो जब आपको अगर पता है तो कल को बॉट को पता होगा, और बॉट के ऊपर उस बॉट को भी तो कोई चलाएगा, उस बॉट को भी कोई चलाएगा। तो बस वो अब होता क्या है उसमें कि पहले जो काम 25 लोग करते थे, जी, अब वो 5 करेंगे, श्रिंक हो जाती है जॉब, होती ज़रूर है, और अनफॉर्चुनेटली वो बड़ा चैलेंजिंग होता है हमारे लिए भी, हर एक के लिए। यू हैव टू लर्न दोस एक्सपर्टीज, देयर इज नो वे अराउंड, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है ना यार, देयर इज नो वे अराउंड। आप ये कहेंगे कि नहीं मैं ऐसा ही रहूँगा, तो फिर तो अब मुझे भी AI को लाजमी सीखना है, देयर इज नो वे अराउंड। AI का रोल, जाहिर सी बात है, अब तो इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब हम इस पोजीशन के अंदर आ गए, कोई नई चीज़ नहीं है, अब तो यहाँ पर भी हर चीज़ के अंदर AI यूज़ हो रही है। लेकिन AI के जो रिप्लेसमेंट हो रही है, अभी तक वो इतनी अभी मेच्योर नहीं है, अभी आगे जाके और मेच्योर हो जाएगी चीज़, है ना, मतलब स्टार्टिंग के ऊपर है। लेकिन आप आगे क्या फ्यूचर देख रहे हैं? अभी तो आपने कहा 25 से वो 5 पे आ गई एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट, लेकिन क्या एक कोई ऐसा वक्त भी आएगा कि ज़रूरत ही नहीं रहेगी, या ऐसा शायद ना आए और हम इतने डिपेंडेंट ना हो AI के? यार अभी कुछ कह नहीं सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स जस्ट स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन है अभी। लेकिन लोग बहुत डरे हुए हैं, इवन जो बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस के CEOs हैं वो भी बहुत डरे हुए हैं, वो तो लीडरशिप है ना, वो उनको ट्रेंड पता होते हैं ना उनके, दैट्स हाउ दे ट्रेन, राइट, दे नो द ट्रेंड्स क्या हैं, आगे कैसे होगी, उसी बेस के ऊपर उनकी स्पेंडिंग होती है, उसी बेस के उनके बजट्स होते हैं,
उसी बेस के ऊपर उनके फ्यूचर सारे प्लान उसी हिसाब से होते हैं ना उनके रोड मैप वो तैयार करते हैं, तो दे आर नॉट वेरी अच्छा, एक तो एआई की ऑप्टिमिस्टिक है, ये कॉन्स्पिरेसीज हैं और सारे अजम्पशंस हैं और समझे कि बहुत ही बट देयर इज नथिंग कंक्लूजन, देयर इज नॉट कोई नथिंग। लेकिन पॉजिटिव साइड पे अगर हम आए तो एआई फॉर गुड, बहुत सारी काम उसके चल रहे हैं, ऑटोमेट चल रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं। एआई के आने से मेरे पास पॉडकास्ट पे रेहान अल्लाह वाला भी आए, तो उन्होंने बोला कि एआई ने उसी तरह दुनिया को एक ही सफ़ में खड़ा कर दिया है जैसे आज से कुछ अर्सा पहले कंप्यूटर जब आए थे तो सब एक उसके अंदर थे, सबको अपॉर्चुनिटी थी, फिर कोई आगे निकल गया, कोई पीछे रह गया। इंटरनेट आया, सारे कोई आगे गया, कोई पीछे रह गया, सब ने। अब एआई ने भी मोर ओवर सब कंट्रीज़ को, ख़ासतौर पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन सबको दोबारा एक सफ़ में खड़ा कर दिया। इसमें जो एक्सेल करेगा वो आगे रह जाएगा, जो आगे चला जाएगा, जो पीछे रह गया वो हो गया। इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए नई यंगर लॉट जो हमारी आ रही है, जो बड़ी लॉट है या जो एक्सपीरियंस लॉट है वो तो एक है ही, यंगर लॉट एआई को कैसे स्मार्टली अपने स्किल सेट में डाले कि वो बेहतर तौर पे एआई को इस्तेमाल करते हुए आगे निकले। तो अभी आपने कंट्री लेवल पे बात जी, की ना, जी, मैं जी, यूज़र लेवल पे बताता हूँ जी, प्लीज़। क्या उसका कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। देखिए ना, अब जैसे मैं हूँ ना, मैं खुद हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, अब मुझे कोई, अब जो काम पहले आपको एक एक्सपर्ट लेवल चाहिए था, अब उसमें वो नहीं चाहिए, वो आपको एआई खुद बना के दे देगा, राइट। हमें क्या चीज़ लर्न करना है कि हम किस तरह एआई को यूज़ करें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मुझे कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, अब मैं बैठा हूँ, पावर पॉइंट ऑन किया और मैं सोच रहा हूँ, बना रहा हूँ, मैंने सिर्फ एआई को कहना है कि मुझे प्रेजेंटेशन बनाओ और उसका कंटेंट मुझे दे दो, एआई मुझे सिर्फ दो। हमें लर्न करना है कि एआई को यूज़ कैसे करें, क्योंकि हम एआई की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी डेवलप हो रही है। हमें एआई को सीखना इस सेंस में कि हमारी लाइफ कैसे आसान हो जाए। दिस इज द पॉइंट एक्चुअली, ना सिर्फ एंटरप्राइज लेवल पे नहीं, इवन इंडिविजुअल लेवल पर भी। अब चीज़ अवेलेबल है, मैं कैसे यूज़ करूँ उसे, जो मेरे लिए जिसके आसान हो जाए चीज़। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट राइट नाउ कि चीज़ तो मिल गई है, हाउ। और बिलीव मी, जो भी आपके एआई के आपके बॉट है, उसमें आप जो कंटेंट डालते हैं ना, उसमें जो आप लाइन लिखते हैं, वो भी एक आर्ट बन गया है कि आप उसमें प्रॉम्प्ट, उसमें क्या चीज़ आप डाल रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा कि अगर आप कहते हैं कि ऐसे इस्लामिक पर्सपेक्टिव से आप एआई को कहते हैं मुझे हदीस बताओ जिसमें नबी के वसल्लम ने मॉडेस्टी के बारे में क्या फरमाया, एंड गिव मी एनी हदीस, ये आपने डाल दिया, वो एक आपको हदीस बना के दे देगा। उसमें ख़तरनाक क्या बात है, वो हदीस मौजूद ही नहीं होगी, लेकिन वो एआई, क्योंकि आपने उसे कहा है, वो एक आपको हदीस, आप उस हदीस को पूरा ढूंढेंगे। ये मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है, और मेरे पास उसकी सॉफ्ट, मैं आपको इंशाल्लाह अगर मौका मिले तो भेजूंगा। तो वो हदीस बना के दे देगा, मैं हदीस ढूंढता, मैंने तो हदीस सुनी नहीं है, वो एआई बॉट ने एक हदीस बना के दे दी, खुदा ना ख्वास्ता उसने एक हदीस बना दी और प्रॉफिट के साथ। तो आपने उसमें डालना है कि मुझे मॉडेस्टी के बारे में हदीस बताओ, बट इट शुड बी ऑथेंटिकेटेड रिसोर्सेज। अब वो पूरी की पूरी चेंज हो गई सिर्फ एक वर्ड ऑथेंटिकेटेड से। अब वो जब हदीस देगा तो वो उसका नंबर भी बताएगा कि इधर से है। देखिए, दोनों चीज़ पूछने का तरीका है, दोनों चीज़ आप पूछ रहे हैं, वही चीज़ पूछ रहे हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक वर्ड चेंज कर दिया। गिव मी हदीस एंड गिव मी एन ऑथेंटिकेटेड, द वर्ड ऑथेंटिकेटेड प्रॉम्प्ट द बॉट टू गिव यू द राइट थिंग। सही सही। तो वो कितनी डेंजरस है इस्लामिकली आपने ना। तो ये बहुत माइनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडरस्टैंड करने का। अभी पिछले दिनों में आप क्या पूछ रहे हैं उससे, चैट जीपीटी में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी कि भाई ये वाली मुझे इन्फॉर्मेशन दो कि वो कुछ था, मुझे रेटिंग्स चाहिए थी। तो उसने मुझे जवाब दिया कि ये रेटिंग है। तो मैंने कहा नहीं, आप मुझे ना गलत बता रहे हैं, अपडेटेड ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने उससे आर्ग्यू किया, तो उसने, मैं कह रहा था कि हो सकता है वो कहे कि नहीं मेरे पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है ना कुछ नहीं। उसने मुझे कहा कि ओ यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एम सॉरी आई जस्ट अपडेटेड दिस इन्फॉर्मेशन, और आपके लिए ये। तो अगर मैं पहले प्रॉम्प्ट के ऊपर चला जाता तो मैं कहता नहीं जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो गलत है। तो ब्लाइंडली बेसिकली उसको नहीं कर सकते हम। यही तो मैं कह रहा हूँ, वो स्किल हमें सीखनी है कि किस तरह पूछना है, किस तरह वेरीफाई करानी है चीज़ें।
ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना फिर है। बायस भी होती है बहुत बाज़ दफ़ा चीज़ें कुछ कि- bias होती कि हैं, हाँ, आपने depending कुछ आप डाला, किससे ले रहे हैं। हाँ, कि आपने कोई चीज़ डाली और वो उसने कहा भाई ये तो इसका ये कंक्लूजन, जाहिर सी बात है वो कंक्लूजन निकाल रहा है, एक वर्जन होगा वो, ये कोई जैसे कहते हैं कोई हतमी चीज़ थोड़ी होगी। लेकिन एआई को या किसी भी ऐसे टूल को हतमी मान लेना, नहीं। ये मेरे नज़दीक जो है ना वो एक प्रॉब्लम है कि ये जो है वो नहीं करना चाहिए। एआई को जो मेरा ख्याल में जो अब तक मैंने यूज़ किया है एज ए पॉइंटर, कि आप उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें ले लें, फिर उसको और रिसर्च करें। जस्ट बिल्कुल। डोंट रिलाई कंप्लीटली ऑन इट। हम्म, थोड़ी सी रिसर्च और करें, थोड़े से और जो आप उसको प्रॉम्प्ट दें उसमें मुख्तलिफ वेरिएशन डालें, फिर देखें वो आप जवाब क्या देता है। जब वन एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी दिया आपको, जस्ट एडिंग दिस वर्ड ऑथेंटिकेशन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सही बात है। जस्ट वन वर्ड, सही बात है। आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, जो चीज़ हमने को खुदा ना ख्वास्ता जो हम कह रहे हैं आगे बढ़ा रहे हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है ही नहीं मंसूब। बिल्कुल, वो तो चैट जीपीटी ने बना के दे दी हदीस पूरी। खतरनाक। ऑनेस्टली मैंने खुद किया है खतरनाक चीज़ है। इसका। मैं देख रहा हूँ ये हदीस तो है ही नहीं कहीं यार, ये इसलिए कैसे, ये हदीस कैसे कह रहा है इसको। इसलिए बिल्कुल ब्लाइंड होके ना करें, बल्कि एक इसके ऊपर ये भी चीज़ आती है जो तो कि ये रिसर्च की जरूरत है हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हाँ, को, हाँ, ऑनेस्टली देयर इज नो वे अराउंड, वरना बहुत फैब्रिकेटेड चीज फैल जाएंगी बहुत ज़्यादा है, फिर तो ये कंट्रोल में ही नहीं रहेगा ना, हाँ, किसी ये कंट्रोल में नहीं है। एग्जैक्टली। वो हर लेकिन कोई- मैंने तो यहाँ से लिए यार, दिस इज करेक्ट। हाँ, वो तो ये समझेगा कि ये चीज करेक्ट है, बच्चा आजकल का बच्चा बच्ची, वो तो उसको फॉलो करेंगे ना, ये तो बता रहे हैं सही, सही। बिकॉज़ दे डोंट नो हाउ टू यूज दैट टूल। एक तो ऑथेंटिकेशन का है, दूसरा ये कि आप क्विक रिजल्ट्स या अपना टाइम बचाने के लिए अपनी गलत चीजों को follow, हाँ। एक, और दूसरी अपनी क्रिएटिविटी भी, या अपनी जो सोचने की सलाहियत है वो, मिसाल के तौर पे कैलकुलेटर आया तो हिसाब करना हम भूल गए। हमारे बचपन में फ़ोन नंबर सबके याद होते थे, घर का भी याद है, खाला का भी याद है, फला। अब कोई नंबर मुझे बेगम साहिबा का नंबर याद नहीं होगा, बच्चों का नंबर याद नहीं होगा, वालिद साहब का नंबर याद नहीं होगा। तो फिर उसके बाद कंप्यूटर्स आए तो लिख राइटिंग हमारी ख़राब हो गई, जी हाँ। वो सब उसके पर। फिर जब स्पेल चेक आया तो स्पेलिंग से भी गए, ठीक है। स्पेलिंग से भी अब गए। तो चैट जीपीटी के ऊपर आए, वो लिखना विखना के ऑडियो के ऊपर वो चल रहा है, वो सारी आपको प्रेजेंटेशन बना के दे रहा है, सब चीज़ें कर रहा है। तो बाज़ दफ़ा तो यूँ लगता है कि ज़रा थोड़ा सा पीछे जाने की ज़रूरत होती है कि नहीं यार ये बहुत हो गया, अब मैं अपने दिमाग को भी थोड़ा सा काम पे लगाऊं कि हाँ भाई कुछ करूं। तो वो ब्रेक भी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज़ इतनी, जिसे कहते हैं कि तेज़ हो गई है कि हम कहते हैं नहीं तेज़ करने और ये फ़ौरन निकालो। इसीलिए जो है ना वो आजकल भी ये ट्रेंड है, आप बिलीव करें कि एक्चुअली यूएस में और यूरोप में, कि आजकल भी लोग यूरोप जाके और किताबें लाइब्रेरी में जाते हैं और अभी भी किताबें पढ़ते हैं वो। यहाँ तो ख़त्म हो गई लाइब्रेरियाँ बिल्कुल ही, नहीं अभी भी लोग बुक्स को जो है प्रेफर करते हैं। मेरे ख्याल में इसीलिए कि they just don't completely depend, they just don't want to completely depend on this artificial intelligence and things like that. सही। That's a good point you bring actually. अच्छा, टेक्नोलॉजी के जिस तरह आपने बताया कि पहले, मैं अभी डिस्कशन भी हुआ कि पहले इंटरनेट था, फिर उसके बाद उससे पहले भी कंप्यूटर्स आए, फिर इंटरनेट आया, फिर सोशल मीडिया आया, फिर पता नहीं कौन कौन सी सही चीज़ आ रही है, और हर एक की एक टाइम लाइन होती है कि इंटरनेट आया, अब वो उसकी एडवांसमेंट हुई, पुरानी चीज़ें ऑब्सोलीट हो गई, या आपने कोई सोशल नेटवर्किंग के पहले ऑरकट और ये सारी चीज़ें आई, वो ख़त्म हुआ, आप फेसबुक इंस्टा, अब नई चीज़ें चली गई। तो क्या टेक्नोलॉजी के अंदर भी जिस तरह एआई आया अब, या और अब नई चीज़ें आ रही हैं, क्या इसकी भी कोई आप लाइफ देख रहे हैं, या ये अब ये इट्स हेयर टू स्टे? तो जो आप जिसको जिक्र कर रहे हैं ना उसको कहते हैं एस कर्व। अच्छा, ठीक है, टेक्निकल टर्म में और मार्केटिंग टर्म में और उनकी तो एस कर्व का मतलब ये होता है कि आप ये चीज़ नई आई है, शुरू में लोग स्केप्टिकल हैं, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड होता है, एंड देन जब लोगों को समझ आता है वो फिर पैराबोलिक राइज होती है, एस की तरह बनता है वो, एंड देन एस के बनने के बाद जब टॉप होती है फिर वहाँ जाके प्लेटो हो जाता है, रुक जाता है। सही है। कोई भी टेक्नोलॉजी उठाएं आप, इंटरनेट जो मिड 90s में आया था तो वेबसाइट डेवलपमेंट वाज अ बिग थिंग उस जमाने में, बिल्कुल। एवरी कंपनी नीड अ वेबसाइट। तो वो 10 साल के एक ट्रेंड होते हैं, 10 से 12 साल। आपका काम है कि उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें और उसको राइट करें, यू मेक लॉट ऑफ मनी। थोड़े जब वो इंटरनेट का ट्रेंड गुजर गया तो फिर आया कि भाई वॉइस और आईपी एक बहुत बड़ा था भाई, हर चीज़ को, कि ये जो सारा आपका व्हाट्सएप वगैरह सारा बेसिकली वॉइस और आईपी है, वो आपकी वॉइस को डिजिटाइज करके फिर उसको भेजते हैं, वो बिल्कुल आईपी के ऊपर जाती है फिर, राइट, उसको वॉइस, वो एक ट्रेंड आया, दैट अब वो कहते हैं ख़त्म ही नहीं होगा, वो अर्ली लेट 90s से शुरू हुआ ट्रेंड, ऑल 2010 तक इट डेड, एवरीबडी नो हाउ इट वर्क, एंड देन इट स्टार्ट प्लेटोइंग, देन क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट हुआ 2010 से। अब क्या है नेक्स्ट ट्रेंड, यू नीड टू आइडेंटिफाई, जब
जैसे मैं जो था, पहले हमने इंटरनेट राइट किया 10 साल निकले, फिर वॉइस और आईपी राइट किया. सही Honestly, that's what I did. फिर क्लाउड पे And then you identify the trend and then you follow that trend. इस वक्त क्या ट्रेंड है जिस पर राइट करना चाहिए? अब जो है ना, अब सबको पता है कि ट्रेंड क्या है. 2 हैं इस वक्त. एक है आर्टिफिशियल AI और दूसरा वर्चुअल रियलिटी. ये आप ये ना सोचे कि हमेशा कायम रहेगा ये भी. सही. उसके बाद कोई और चीज आ जाएगी, सही. बट यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस ट्रेंड एंड देन फॉलो. बट एक चीज कॉमन है जिसको कहते हैं ना ऑलवेज ग्रीन, सदाबहार जिसे कहते हैं उर्दू में, वो है कुछ चीजें हैं जो कभी कहीं नहीं खत्म होंगी. कोई इन सब चीजों के पीछे कोई बैठ के कोडिंग कर रहा है, सॉफ्टवेयर लिख रहा है. मेरी जो है ना तमाम ऑडियंस से ये मैसेज है कि नो मैटर व्हाट यू नीड टू नो हाउ टू राइट कोड, हाउ टू राइट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आनी चाहिए. लोग कहते हैं कि हम नए खुद ऐसी वेबसाइट भी बन गई, ऐसे भी सॉफ्टवेयर हैं जो आपको पूरा सॉफ्टवेयर लिख के दे, पूरा कोडिंग, बट स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड. कस्टमाइजेशन तो करनी होती है ना यार, अपने हिसाब से चेंज तो करना होता है ना. जी. तो एटलीस्ट कोई लैंग्वेज आनी चाहिए. आप उससे ना भागें कि मैं, या तो आजकल जो ट्रेंड है पाइथन का है, पहले जावा थी, अब पाइथन हॉट है. हर जगह ऑटोमेशन में. अब जितनी भी चैट जीपीटी उसके पीछे सारा सॉफ्टवेयर है. सही. और उसके 2 टाइप होते हैं, एक आपका फ्रंट एंड और बैक एंड. फ्रंट एंड पे इंटरेक्शन होती है, बैक एंड पे सारा का सारा आपका स्टोरेज होता है, वहां से फैच होता है डेटा. यू हैव टू लर्न दोस. अच्छा, ये आप जो जितने भी मशवरे नई यंगर लॉट को देते हैं, वो कहते हैं यार ये अपना टाइम ये गुजार चुके और ये बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, यूँ करें वो करें, देखें अब तो बड़ी अच्छी लाइफ के ऊपर हैं और सब. तो क्या आज के 2024-25 के चैलेंजेस जो बच्चों को फेस होते हैं, क्या वो ज़्यादा हैं या आपके वक्त के चैलेंजेस उस वक्त के ज़्यादा थे जब आप इस एज ग्रुप में थे? इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ डिफरेंट टाइम डिफरेंट चैलेंजेस. चैलेंज इज़ ऑलवेज देयर. मैं थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ कि जब हम यहाँ पे पढ़ रहे थे NID में, हम लोग लेट 80s में, तो जाहिर सी बात है शौक था सबको अमेरिका जाने का, जैसे ही बैचलर करें निकले. तो हमें जो है वो ब्रिटिश लाइब्रेरी या अमेरिकन सेंटर जाते थे, कैटलॉग देखते थे, वहाँ से यूनिवर्सिटी के एड्रेस टाइप करके लाते थे और फिर मेल करते थे उसको. सही. अमेरिका, बिल्कुल. बाकी स्टैंप लगा के फिर मेल करते थे, फिर उनके पास से जवाब आता था. फिर वो कहते थे कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, फिर हम फिर मेल करते थे कि हमें ये वाले प्रोग्राम चाहिए. इस कॉरस्पॉन्डेंस में साल गुजर जाता था भाई. और फिर उसके लिए फिर कहते थे कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, GRE है, ये टोफल है, ये टोफल दें आप, GRE दें, उस पर साल इसमें लग जाता है. लेकिन क्या आसानी थी, कंपटीशन कम था, जल्दी दाखिले हो जाती थी. अब क्या है कि आप एक दिन के अंदर 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते थे बैठे हुए, कट ऑनलाइन ना. लेकिन चैलेंज क्या है कि दुनिया में कंपटीशन इतना है कि इतने लोग एक साथ अप्लाई कर रहे हैं. वहाँ चैलेंज डिफरेंट था, अब चैलेंज डिफरेंट है. हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जब हम पढ़ रहे थे. वी हैव टू गो टू द लाइब्रेरी, गेट नोट्स, रियली गेट अ बुक, रीड द बुक, देन प्रिपेयर अवर नोट. अब क्या है कि यू गेट एवरीथिंग. पहले तो वेबसाइट पे जाके गूगल करते थे, अब चैट जीपीटी सब कुछ बना के दे देता है. लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है कि कंपटीशन इतना है कि आप जितना भी करें कम है. तो मैं ये नहीं कहता कि चैलेंज हमेशा से रहे, बट डिफरेंट टाइम डिफरेंट चैलेंजेस. कोई हर चीज़ ऐसी राइट अवे नहीं मिल गई है किसी को भी. सही. नज़र आता है लेकिन ऐसा नहीं है. वी वेंट थ्रू द सेम प्रोसेस. सही. सर्टिफिकेशंस की बड़ी डिमांड होती थी हमारे, जब हम कर रहे थे तो ये होता था कि अच्छा जी आप CCNA ज़रूर कर लें. बिल्कुल. चाहे आपने टेलीकॉम में किया है, चाहे आपने इलेक्ट्रिकल में किया, CCNA. अच्छा, वो एक ट्रेंड था, इदारे खुले हुए जा रहे हैं, CCNA करा रहे हैं, फलां सब चीज़ें हो गई. अच्छा, वो उस वक्त का एक ट्रेंड था, अब मुझे पता नहीं, अब तो दूसरी चीज़ें आ गई. तो CCNA है, फिर CCNP है, फिर CCI है, या और आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे. तो साइबर सिक्योरिटी में इस वक्त टॉप लेवल सर्टिफिकेशन जैसे कहते हैं आपने की हो, या आप इस वक्त, या आप उससे भी और आगे हो, तो वो कौन सी हैं? सर्टिफिकेशन एक्चुअली अभी भी ट्रेंड है. अच्छा. हाँ, अभी भी है. CCNA के इदारे खुले होंगे अभी भी CCNA. लेकिन CCNA चूँकि ओनली सिस्को रिलेटेड थी. अब सिस्को के इक्विपमेंट इतने नहीं बिकते, उनके राउटिंग एंड स्विचेस की वो बात नहीं जो आज से 20 साल पहले थी. जी. लेकिन CCNA वॉज अ बिग थिंग इन लेट 90s एंड अर्ली 90s. और उनके 3 लेवल थे उनके, CCNA, CCNP प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट लेवल CCI. जी. एंड वंस यू हैव अ CCI यू गारंटी टू मेक बिग मनी एट दैट टाइम. लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन अभी भी सर्टिफिकेशन पुट यू इन द डोर.
एक्चुअली आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अगर आपने रेज्यूमे पे सर्टिफिकेट लिखा हो। लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि वेंडर न्यूट्रल सर्टिफिकेशन जो कॉमन कॉन्सेप्ट बताएं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की अपनी सर्टिफिकेशन है, अमेजोन की अपनी सर्टिफिकेशन है, वो भी अच्छी हैं। अगर आप अमेजोन की AWS की सर्टिफिकेशन है, लेकिन कोशिश कुछ सर्टिफिकेशन ऐसी है जो कॉमन कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट टाइड अप टू अ वेंडर लाइक माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल। जैसे उसमें CompTIA काफ़ी मशहूर है वहाँ पर। वो लोग कराते हैं नेटवर्क प्लस, A+ एंड सिक्योरिटी प्लस। एंट्री लेवल की जो उनकी सर्टिफिकेशन है ना, वो सिक्योरिटी प्लस है। तो ये एप्लीकेबल टू ऑल वेंडर्स है, मतलब बेसिक चीज है, इट्स अ बेसिक थिंग है। ठीक है। इफ यू हैव दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक इंक्रिप्शन, बेसिक CIE के जो साइबर सिक्योरिटी के 3 कॉन्सेप्ट हैं, CIA, नॉट दैट CIA, बट कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ओके, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी उसी के चारों तरफ घूमती है, ओके, इन 3 कॉन्सेप्ट के अराउंड। उसकी बेसिक सर्टिफिकेशन जो है वो मैंने आप बताया सिक्योरिटी प्लस, और इंटरमीडिएट लेवल की सर्टिफाइड एथिकल हैकर, और हायर लेवल की जो टॉप लेवल की आजकल वो CISSP है। CISSP, ठीक है। अगर किसी को CISSP परसू करना है तो मेरा मशवरा है कि पहले आप सिक्योरिटी प्लस करें जो बेसिक लेवल की है। व्हेन यू प्रिपेयर फॉर सिक्योरिटी प्लस यू एक्चुअली प्रिपेयर्ड ऑटोमेटिकली फॉर CISSP। इसके प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं जो बेसिक सर्टिफिकेशन है? जो बेसिक सर्टिफिकेट दिस नो प्री रैक। अच्छा, यू नो इट, गो फॉर एग्जाम। वर्स्ट कमर्स यू विल लीव $250 उनकी फीस है। जाहिर है वो। बट इफ यू थिंक यू आर गुड, गो फॉर इट। और उसकी बहुत सारी जो है वेबसाइट हैं, बहुत सारी उसके जो है सैम्पल एग्जाम मिलते हैं, और जो है प्रिपरेशन की वेबसाइट, ऑनलाइन एवरीथिंग। जस्ट टाइप सिक्योरिटी प्लस और देयर इज नो प्री। बट फॉर CISSP you have to have 5 year experience, you have to prove your experience. जब तक वो एक्सपीरियंस आपका रिलेटेड फील्ड में नहीं है, दे वोंट अलाउ यू टू इवन सिट इस एग्जाम। और एक और जो सर्टिफिकेशन है जो काफ़ी मशहूर थी, ये अब बहुत ज़्यादा वैल्यू तो नहीं है, हाउ यू मैनेज द प्रोजेक्ट, इट्स कॉल्ड PMP। बिल्कुल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वो तो अभी है यहाँ पे, मतलब काफ़ी डिस्कशन में रहती है। हाँ, वो अभी भी, वो भी मैंने की हुई थी, वो भी है मेरे पास, करंट है। सही। देन यू हैव टू एक्चुअली डू सम वर्क टू मेंटेन दोस सर्टिफिकेट। अच्छा, बहुत सारे जिसे कहते हैं बेसिक चीज़ें, बेसिक बहुत बुनियाद से शुरू होती हैं जी। तो उसमें जाहिर सी बात है हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो हमारी डिग्री प्रोग्राम्स हैं वो उतना एक्सपोजर नहीं देते जी। ठीक है। अच्छा, वो देते भी हैं तो जाहिर सी बात है उसकी फीसेस ज़्यादा और सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो एक आम स्टूडेंट है जिसने मैट्रिक किया हुआ है या इंटर किया हुआ है या बिल्कुल बेसिक नॉलेज के ऊपर है, उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हायर एजुकेशन को परसू करने के लिए नहीं होती। तो उसके बाद जो ऑप्शन ये होता है कि वो यूट्यूब, वो किसी उसको देखे कि वो करे। अब एक नया फिनोमेना आया है पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान के अंदर कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम कर रही हैं और हज़ारों लड़कों को इससे निकाल रही हैं, लड़कों लड़कियों को। और वो जाहिर सी बात है जितना वो एफर्ट डालते हैं बच्चे उतना वो कामयाब हो जाते हैं, वो एफर्ट नहीं डालते तो वो दोबारा उस कोर्स के अंदर रह जाते हैं। तो इस एफर्ट से क्या कोई फ़ायदा होने का इम्कान है भी, या किस चीज़ पर ये डिपेंड करता है कि ये ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाए उनके इंडिविजुअली भी और पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए भी, पाकिस्तान की जैसे कहते हैं IT की फील्ड में आगे जाने के लिए भी? यार ये जो भी काम कर रहे हैं, मुझे मालूम है यहाँ पे जो प्रोग्राम चल रहे हैं, एक्सलेंट प्रोग्राम यार, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। सिंसियर लोग हैं इसमें काम कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे, क्योंकि वो ये नहीं कर रहे हैं कि वो सिर्फ इस बच्चे के, वो इट्स जस्ट ओपन फॉर एवरीबॉडी ना, माशाल्लाह। जी। तो जैसे बनो प्रोग्राम है और भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी कर रही हैं। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, क्योंकि एटलीस्ट आप बेसिक्स बच्चों को बता देते हैं, उनको पॉइंटर, क्योंकि हम सिर्फ पॉइंटर दे के थोड़ा सा स्टार्ट दे सकते हैं, फिर बच्चे के अपने ऊपर डिपेंड है ना कि वो कैसे करता है आगे। तो एटलीस्ट ये तो स्टार्ट इस लेवल पर हुआ है ना, आई एम वेरी हैप्पी विद देम एक्चुअली, दिस इज रियली हेल्पफुल। क्योंकि उसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। हाँ। एक होता है कि भाई कर दिया और इंटरेस्ट कोई नहीं है, लेकिन जिस बच्चे ने परस्यू कर लिया उसके खुद केस स्टडी जैसी ज़बरदस्त सामने आती है कि बच्चा जो है वो कोर्स के दौरान ही फ्रीलांसिंग का काम शुरू कर दिया, घर बैठे कुछ करने का, फिर उसमें अब कुछ हाई एंड कोर्सेज भी उन्होंने हमने इंडक्ट किए। और इसकी जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है, जी, एक तो है कि आप घर पढ़ के यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है,
फिर आप बोर हो गए, आप नहीं किया। अब नाउ आप एक क्लास एनवायरनमेंट में है, दिस इज Very important. एंड यू हैव कंपटीशन है बच्चों के साथ, असाइनमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं। दिस इज मच बेटर देन आप घर पे भी चीजें सीख सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो आपके पास इंसेंटिव नहीं है, कोई फिर शौक इस तरह नहीं होता, कोई पुश करने वाले। ये क्या करते हैं, इस प्रोग्राम के जरिए आपको सेट टारगेट देते हैं, आपको पुश करते हैं कि यू नीड टू अचीव दिस। अब आप आयो बनो काबिल में, नाउ यू हैव टू डू समथिंग, और नॉट ओनली बनो काबिल, और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम है जो है। बहुत तो वो ये मैं समझता हूँ कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, क्योंकि आपके पास घर पे इंटरनेट है, लेकिन आपके कोई इंसेंटिव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। जब प्रेशर पड़ता है ना, देन बच्चे सीखते हैं। आई थिंक दिस शुड कंटिन्यू। अच्छा सर, आप आखिरी सवाल, आप बहुत अरसे से पाकिस्तान से बाहर हैं और माशाल्लाह वहाँ पे सर्विसेज भी दे रहे हैं। पाकिस्तान को पे बैक करने के लिए आप क्या करते रहते हैं, या वो आप जिसे कहते हैं कि छुपा के कर देते हैं और वो चाहते हैं कि तस्करा न करें? क्योंकि जो भी पाकिस्तानी बाहर होता है उसकी ये ख्वाहिश तो होती है कि यार मैं जिन गलियों से, जिन शहरों से, जिन एजुकेशन इंस्टीट्यूट से मैं उठा हूँ, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे जो लोग हैं, उनकी जैसे कहते हैं मैं हेल्प करूँ, या उनको मैं जैसे कहते हैं कि उनको गाइड करूँ। तो आप ये पूरे सिनेरियो के अंदर अब माशाल्लाह एक अच्छी पोजीशन के ऊपर हैं, तो आप कैसे पे बैक कर रहे हैं, अदर देन अपेयरिंग ऑन द पॉडकास्ट, कि आप अपना जैसे कहते हैं एक्सपीरियंस तो शेयर कर रहे हैं, इसके अलावा और आप क्या करते हैं? अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा कंट्रीब्यूट अब तक नहीं किया, आई हैव टू बी ऑनेस्ट, बट इंशाल्लाह दिस इज़ द स्टार्ट। और इससे पहले जो मैं वहाँ की कम्युनिटी को, जी जो हमारे वहाँ अमेरिका में, उनकी मैंने काफ़ी बच्चों को ट्रेन किया। मेरे पास एक स्किल है जिसमें जो बहुत से मेरे दोस्त और मेरे बच्चे, मैं रेज्यूमी बहुत अच्छी बना लेता हूँ, और मुझे पता है कि क्या ट्रेंड है, और मैं एक्चुअली अपनी कंपनी की तरफ से इंटरव्यू पैनल में भेजता हूँ। जब बैठता हूँ, जब हम नए कैंडिडेट हायर करते हैं ना, तो मैं वन ऑफ द इंटरव्यू होता हूँ, तो मुझे पता है कि क्या पूछना है। तो उसी हिसाब से मैंने अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी के कई लोगों को वहाँ ये हेल्प बहुत की है, और कई लोगों की माशाल्लाह मैंने जॉब भी करवाई है इस तरह ना। क्योंकि होता क्या है कि लोगों को नॉलेज होती है, लेकिन टारगेटेड नॉलेज, क्या चीज़ पूछी जानी है इस इंटरव्यू में, क्या चीज़ पूछी जाएगी, क्योंकि वहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना सबसे ज़्यादा, वो इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट है। आपकी जो भी है, आपको जो भी पढ़ा है, अब आपके सवाल का जवाब दें हमें, वही आपका डिसाइसिव मोमेंट है। वो जो है वही डिसाइसिव मोमेंट है। वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन करता हूँ अपने वहाँ पे जितने भी कम्युनिटी में जो भी बच्चे आते हैं, उनकी हेल्प करता हूँ। अब मैंने शुरू किया क्योंकि मेरे पास एजुकेशन का एक्सपीरियंस है। जी। मैं एनईडी के ज़माने से पढ़ाता था कोचिंग सेंटर्स में उस ज़माने में शाम को, तो उसका आइडिया है मुझे पढ़ाने का अल्हम्दुलिल्लाह। सही। और मैंने फिर ये कंटिन्यू किया अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी, यूनिवर्सिटी को मैं एज ए पार्ट टाइम पढ़ाते हुए। जी। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जो स्किल है इससे किसी की यहाँ पर हेल्प हो जाए। ज़रूर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत सारा आपने टाइम दिया। मेरा ख्याल में व्यूअर्स ने भी बहुत सारा कुछ सीखा होगा, और जो वो गलतियाँ कर रहे थे इंटरनेट ब्राउजिंग के अंदर और साइबर सिक्योरिटी के चीज़ों के ऊपर, उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आएगी। ज़रूर बताइएगा पॉडकास्ट कैसा लगा। कोई भी सजेशन, कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ हो, आप कमेंट्स के अंदर भेज भी सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया।